नमस्कार, दिस इज करण वर्मा। आज से तकरीबन 20 वर्ष पहले एक ड्रेडेड गैंगस्टर जिसका खौफ पूरे उत्तर प्रदेश में था, वो एक पिटिशन फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि मेरी जान को खतरा है एक पुलिस ऑफिसर से। उस गैंगस्टर का नाम है मुख्तार अंसारी और उस कॉप जो कि ड्रेडेड कॉप हो गए थे फॉर गैंगस्टर्स, वो आज हमारे बीच हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इट इज एन एब्सोल्यूट ऑनर फॉर मी टू हैव यू हियर ऑन करण वर्मा अनप्लग्ड। Thank you so much, Mr. Karan Verma. It's a privilege and honor both to be in your wonderful studio. सर, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जीवन में, एंड मेरा ये सौभाग्य कि मैं आज आपके सामने बैठा हूं। मुझे याद है, मैं लखनऊ से आता हूं सर, आप ही के शहर, और संयोग ये है, मुझे ये बात पता नहीं थी, हमारी रिसर्च में आया, आई एम अ पास आउट फ्रॉम सेंट फ्रांसिस कॉलेज। Good. आप मेरे एलुमनाई के भी एक हिस्सा निकल आए। तो जब मैं सेंट फ्रांसिस में पढ़ता था, दिस इज बैक इन द 90s एंड अर्ली 2000s, तो एक आपका नाम स्टार्ट हुआ था। मेरे फादर से मुझे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन मिला था। तो तब तो ये फिल्में भी नहीं आई थी, ना सिंघम आई थी, ना दबंग आई थी, ये सब कोई फिल्में नहीं आई थी। आपका नाम आता था कि हियर इज वन कॉप जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिया सिटीजन्स को कि बड़े से बड़ा गैंगस्टर भी अगर हो, वो लॉ के आगे, कानून के आगे उसे घुटने टेकने पड़ सकते हैं। कैसे शुरुआत हुई सर इस लखनऊ इनिंग्स के बारे में जरा मुझे बताइए, एंड हाउ डू यू सी द करंट सिचुएशन? बिकॉज करंट सिचुएशन, मैं हमेशा ये बात कहता हूं जब क्रिकेट के टर्म्स में भी बात होती है, कि आज जो हम रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखते हैं, द फियरलेसनेस विद विच दे प्ले, इसकी नींव कहीं सालों पहले सबने डाली, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, फिर कपिल देव हो, फिर सचिन तेंदुलकर हो। मुझे लगता है आज जो यूपी पुलिस का गोल्डन फेस चल रहा है, उसकी कहीं ना कहीं नींव उन वर्षों में पड़ी। प्लीज सर, जरा इस पे उजागर करिए हमें। बड़ा माकूल सवाल है आपका। 1861 से यूपी पुलिस की संग बुनियाद पड़ी थी। 1861 तक बहुत अच्छा चल रहा था, कोई बहुत बड़े इनोवेशंस नहीं, बहुत ज़्यादा कोई किसी तरह की सुधार की ज़रूरत नहीं। ऑफिसर्स आते थे, पूरी नौकरी निकल जाती थी, कोई रिफ्रेशर कोर्स नहीं, किसी तरह का कोई कोर्स नहीं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं। लेकिन 1990s आते आते जो परिवर्तन शुरू हुआ, संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज क्राइम, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड माफिया। आप अगर उनसे बात करें कि साहब कौन सी अच्छी मशीन गन है, उजी सब मशीन गन अच्छी है या AK-47, तो वो बता देगा। जेन्स आर्म्स जर्नल पढ़ते हैं ये गैंगस्टर्स। अच्छा, आप तो बहुत ही खुद भी राइटर हैं, और ये एक अथॉरिटी होती है और एक इंसाइक्लोपीडिया होता है आर्म्स एंड एम्यूनिशन के ऊपर, और वो ऐसे जवाब देगा आपका क्रिमिनल, रियल लाइफ बता रहा हूँ, कि सर वैसे उजी सब मशीन गन में वर्टिकल इजेक्शन होता है, रुकावट नहीं होती है, फ्लैश एलिमिनेटर होता है, और इसमें बर्स्ट फायर के और सिंगल शॉट फायरिंग का मैकेनिज्म है, जो कि आप जिससे कह रहे हैं उसमें ये चीज़ नहीं है। तो मेरे तो ये है कि इट इज़ ऑल अ बेटर। यही सवाल जब मैंने अपने हेड आर्मर से पूछा कि साहब ये क्या होता है, ये क्या जगह है दोस्तों, तो अगर जिस आप देखें कि अगर क्रिमिनल हमसे एक जनरेशन आगे है, तो 1861 का जो हमारा मैकेनिज्म है वो अब नहीं चलेगा। तो ये आपने कब ऑब्जर्व किया सर कि ये इतना आगे? दिस वाज द 90s 1994 जब STF का गठन हुआ 1995 में, वो इसीलिए इसका गठन हुआ कि जब दिन दहाड़े लखनऊ राजभवन में आपके उपेंद्र सिंह चौहान का 4 मर्डर्स दिन दहाड़े हो जाते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला कहता है कि मैं मुख्यमंत्री का कत्ल करूंगा, और जगह जगह लूट खसोट का साम्राज्य आ गया, पुलिस वाले मारे जाने लगे, चरमपंथी जो आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था उसमें पुलिस वाले मारे जाने लगे। तो मालूम पड़ा कि अब 303 का ज़माना ख़त्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विंटेज वायरलेस कम्युनिकेशन का ज़माना ख़त्म हो गया। अब ज़माना है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बर्स्ट फायर, नाइट विजन डिवाइसेस, इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइसेस, और तमाम जो टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर पुलिस फोर्स एक जनरेशन आगे नहीं है, यूथफुल नहीं है, एजाइल नहीं है, तो उनका भी वही हर्ष होगा जो उनके टारगेट्स का था। तो जो अपग्रेडेशन शुरू हुआ वो तभी से शुरू हुआ कि STF का गठन 1996 में हो गया था, बट दैट वाज आपके ही लीडरशिप के अंडर हुआ था। जी हाँ, 4 साल में IG Correct. STF था। जी, जी। श्री अजय राज शर्मा ADG लॉ एंड उसके पहले Correct. ADG थे। Correct. श्री अरुण कुमार उसके पहले SSP थे। ये पूरी टीम सालों साल तक STF की नींव डाली, और उसमें क्राइटेरियन क्या होता था, STF और थाना पुलिस में क्या था, कोई वर्दी नहीं, कोई आपकी जीप की गाड़ी नहीं, कोई आपके आवर्स नहीं, आप ऐसे ही नॉन डिस्क्रिप्ट, और एक
क्यूआर था आपका, क्वालिफिकेशंस, आप स्वेच्छा से, यू विल बी अ वॉलंटियर, ओके, you will be a volunteer, you should be passionate about crime control, you should be passionate about eliminating organized crime and criminals, you should have a clean character role. तो सर जैसे आप पैशन की बात करते हैं फॉर एलिमिनेटिंग ऑर्गेनाइज क्राइम, व्हेन डिड दिस पैशन कम टू यू? आपको कब ये पैशन पर्सनली फील हुआ? आई नो 74 में आपने आईपीएस क्लियर किया, 76 से आई थिंक यू स्टार्टेड फ्रॉम मिर्जापुर, इफ आई एम राइट, करेक्ट? Yes, absolutely. मिर्जापुर से आपने शुरू किया। क्या ये पैशन धीरे धीरे ओवर द ईयर्स आया जब आप ये काम करने लग गए, या इसकी आग हमेशा से थी? क्या, हाउ डिड इट कम अबाउट? बिकॉज आई वांट टू नो, ये जो आपका फियरलेसनेस आया, ये जो असर्टिवनेस आई, ये जो स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड आया, बिकॉज द टाइड वाज फॉर लेथार्जी दैट टाइम, वो कहां से, हाउ डिड दिस कम टू यू? It's the dead fish that swim with the stream. And even while as a student, I could not take bullshit from anyone. Right. My concept was I don't give bullshit and I don't take bullshit, as simple as that. Even in the university days, जहाँ कहीं बवाल होता था तो लोग यही कहते थे, अभी रुको, विक्रम सिंह को बुला के ले आता हूँ। रेपुटेशन अच्छी थी, बुरी थी, लेकिन आई वॉज अ वेरी डिसिप्लिन इंडिविजुअल, वेरी डिसिप्लिन स्टूडेंट, नो कॉस्मेटिक्स, नथिंग एवर, बट येस, इफ देयर वॉज अ बुली and if he wanted to have his way, he had me to contend with first. So this passion and this fire in the belly was there in the student days also. Couldn't take any nonsense from anyone. Within the police also, I had taken a calculated decision. ये मैंने निर्णय कर लिया था कि राजनीति से कोई नहीं मतलब होगा। पिताजी संपन्न थे, उन्होंने पहले कह दिया था कि तुम्हारी सारी ज़रूरियात मैं पूरी करूँगा। लखनऊ में तुम्हें एक मकान दूंगा, भले ही वो MIG का मकान हो इंदिरा नगर में, लेकिन मैं दे दूंगा। इलाहाबाद में तुम्हारे पास मकान है ही है, गोरखपुर में है ही है, तो तुम बस निर्भीक हो करके वो काम कर दो जिससे कि कुल और वंश का नाम उज्जवल हो और किसी से दबना मत। तो आई थिंक पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है सर, पेरेंट्स का इन इंस्टिलिंग दोज वैल्यूज। एंड आप क्या कंज्यूम कर रहे हो बचपने में? जैसे कुछ लोग रामायण और महाभारत देख के बड़े हुए, उनसे प्रभावित हुए। मुझे आज भी याद है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी माता जी का बहुत बड़ा रोल रहा उनकी लाइफ में। वो हमेशा महाभारत के बारे में जानते थे, श्री कृष्ण की गाथाओं के बारे में जानते थे, तो उनमें एक हमेशा से वो भाव था कि एक, मुझे धर्म का पालन करना है, और बी, अगर कोई 99 गाली दे रहा है तब तक तो सुनेंगे, 100वें गाली पे सुदर्शन चक्र हमें चलाना है। एंड आपको जब मैं मिलता हूं तो आई ऑलवेज सी अ वेरी सॉफ्ट एक्सटीरियर, इन द सेंस कि बहुत ज्यादा आप प्यार से मिलते हैं, यू आर वेरी वेरी वार्म, बट एट द सेम टाइम यू आर अ वेरी वेरी टफ पर्सन। तो ये बैलेंस रखना, बिकॉज आजकल क्या होता है, कई लोग, व्हेन आई मीट टफ पीपल, आई फाइंड उनमें सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है, वो जो एक अफेक्शन होती है, एक वार्मथ होती है, वो मिसिंग हो जाती है। हाउ हैव यू मैनेज टू हैव दिस बैलेंस? एंड ये क्या एक कॉन्शियस डिसीजन था या ये नेचुरल आ रहा है आप में? ये नेचुरल होता है। आपका अंदर या आपका जो बेसिक नेचर वो कभी नहीं बदल सकता। सॉफ्ट आप हैं, सॉफ्ट आप रहेंगे। मैंने भगवान को नहीं देखा, मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं, लेकिन उनके नॉब्स बड़े कड़क थे। जब 17 साल का हुआ तो माता जी ने कहा तुमसे 2 मिनट बात करनी है, जब यूनिवर्सिटी जाने के एक दिन पहले शाम को। विक्रम, ये घर शरीफों का है, जिस दिन शराब पीना घर लौट के मत आना, हम समझेंगे एक बेटा नहीं हुआ। जिस दिन कोई महिला मित्र डेटिंग वेटिंग का चक्कर चले तो भी घर लौट के मत आना, क्योंकि तुम्हारे पिताजी हड्डी जला के तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम इसलिए करें कि तुम जा करके अय्याशी करो। नंबर 3, ये शरीफों का घर है, शरीफों के लड़के 6 बजे तक घर आ जाते हैं, और अगर बाहर रहते हैं तो माता पिता को जानने का हक है कि बेटा कहाँ है और किसके साथ है। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि आजकल के पेरेंट्स को सदमा लगेगा, मेरी डायरीज की, स्कूल नोटबुक की माता जी रोज़ तलाशी लेती थी और देखती थी कोई सस्पिशियस नंबर वगैरह अगर तो नहीं है, और अगर नंबर है तो पूछती थी ये किसका है, कहा अनिल का है, अनिल का है या अनिला का है, तो उनका मिलाओ मेरे सामने मिलाती थी। और जेब सामान की तलाशी कि कहीं कोई लव लेटर या क्योंकि ईमेल और SMS का ज़माना तो था नहीं, और किसी भी तरह की कोई चीज़। उनका बड़े हो जाना, हेलीकॉप्टर खरीद लेना और हमें मत बैठाना। उनके द्वारा हमें भगवत गीता की, रामचरितमानस की शिक्षा दी गई, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, और रामायण की नित्य प्रति 4 चौपाई पढ़ो, सादर सिवहि नाई अब माथा बरनौ विशद राम गुण गाथा संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा नौमी भाम बार मधुमासा अवधपुरी। अब मैं आपको सुना बहुत कुछ, लेकिन अब मैं पिताजी पे आता हूँ। अरबी, उर्दू और अंग्रेजी के मास्टर। अच्छा। और शेक्सपियर कहते थे पढ़ो जरा, You that choose not by view, chances fair and choose so true, since this fortune falls to you। मैं कितना सुना, and doubly dying shall go down,
to the wild just from fences. It shows आपका जब मैं I've had the privilege and honor of sharing the panel with him so many times on various news channels. तो जब भी गेस्ट कोऑर्डिनेटर मुझसे बात करते हैं तो वो मुझसे कहते हैं आप बोलिएगा जरूर. मैंने कहा जब डॉक्टर विक्रम सिंह बोल रहे होते हैं आई प्रेफर टू लिसन. भाई सच अ सीनियर पर्सन व्हेन ही इज एंड सच एन अथॉरिटी ऑन बोथ द लैंग्वेजेस, वेदर इट्स हिंदी, वेदर इट्स इंग्लिश, इवन उर्दू फॉर दैट मैटर. तो आई जस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. आई एम सो ऑस्ट्रक कि भाई लॉ एंड ऑर्डर पे व्हेन ही इज टॉकिंग आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इट. तो इसलिए एंड इट शोज आपके चाहे मुझे सर एक बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं आई थिंक पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है. जैसे आपकी पर्सनैलिटी थी, यू ऑलवेज एंगेज्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल. मतलब चाहे दुश्मन से भी एंगेज करना हो, चाहे दोस्त से भी इंगेज करना हो, चाहे टफ टॉक करनी हो, एंड आपकी एजुकेशन वहां काम आती है. बिना एजुकेशन के एंड बिना वो व्यवहारिक जीवन के आप वो चीज नहीं कर सकते. आप क्या सोचते हैं आज के जमाने में ये थोड़ा थोड़ा लैगिंग है? इवन दो यूपी पुलिस राइट नाउ इज गोइंग थ्रू अ गोल्डन फेज, उस पर मैं रुक के आता हूं, बट ये कम्युनिकेशन स्किल सेट आई हैव हैड द ऑनर कि कई पुलिस ऑफिसर्स और उनके साथ कम्युनिकेशन वर्कशॉप करने का. मुझे ऐसा लगता है ये एक सॉफ्ट स्किल बहुत लैकिंग है अभी, इस पे बहुत काम हो सकता है. आपका क्या सर इस पे मानना है? होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की. एवरी पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द कांस्टेबल राइट अप टू द डीजीपी हैज़ टू बी एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर थ्रू बॉडी लैंग्वेज. कहीं जिस दिन आपकी बॉडी लैंग्वेज से एरोगेंस की बू आने लगे, आप समझ लीजिए समथिंग टेरिबल हैज हैपेंड टू यू, योर रेपुटेशन, योर पर्सनैलिटी. You should be all accepting, but yes, communication, then listen more, speak less. Be a very patient listener. Don't be rude, abrasive, and when negotiating, choose your words very carefully. और आपकी reputation, क्या आप चीट करेंगे, क्या आप धोखा दे सकते हैं? डकैत भी अगर सोचे कि नहीं ये खरा आदमी है, धोखा नहीं देगा, पीठ पे चाकू नहीं मारेगा, या अगर माफी कहेगा बता करके कत्ल करेगा. अगर कह दिया कि तुम्हारा कत्ल जिस दिन मौका मिलेगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं कि तुम मेरे बहुत बड़े बिछड़े भाई हो और हम लोग बिल्कुल भाई की तरह रहेंगे, बाद में पीठ में चाकू नहीं. ये खुल करके जंग होगा. जिस दिन मिलोगे अपनी खैरियत बना लेना, मैं निपटा दूंगा या तुम मुझे निपटा दोगे, मुझे मालूम है. इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम या तो अपना रास्ता बदल दो, क्योंकि मैं तो रास्ता बदलने से रहा, और जिस दिन मौका मिलेगा मैं निपटा दूंगा. तो रेपुटेशन होती है कि अगर मुझे निपटाना भी होगा तो मैं बता दूंगा तुम मेरे दुश्मन नंबर 1 हो, और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी. फिर कानून के मुताबिक और उसके परिधि में रहते हुए जो हम कर सकते हैं कर देंगे. बिकॉज सर एक रेपुटेशन बनी हुई है, द सिटीजन्स डोंट टेक द पुलिस एज देयर फ्रेंड. थाने में अगर जाना पड़ जाए तो बिल्कुल पसीने आ जाते हैं कि भाई यहाँ पता नहीं क्या होगा, हॉस्टाइल होंगे, ये कैसे बात करेंगे हमसे. हाउ डू वी चेंज दिस रेपुटेशन सर? बिकॉज ये बहुत जरूरी है. मेरा मानना है पुलिसिंग इज द बेडरॉक ऑफ एनी सिटी, एनी टाउन, एनी कंट्री. जब तक पुलिसिंग ऑर्डर में नहीं है एंड सिटीजन्स डोंट फील सेफ इन गोइंग टू अ पुलिस स्टेशन, तब तक हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधर सकते. आप क्या सोचते हैं सर इस बारे में? हाउ डू पुलिस बिकम मोर अप्रोचेबल एंड एक्सेसिबल? In the period when UP police was established, 1861, right, the Britishers gave to the British people the most friendly police, the Bobby, the most friendly policeman on the planet. And to India, they gave the most feudal police force because they had a job to perform and an empire to hold together. They gave the Bobbies nothing. What to talk of firearm, they did not even give him a baton also. But in India, they gave the service weapons to the Indian police. For what? To contain us and to hold the empire. Or ये people friendly has been a myth, is a myth, and till today I wish I could say that it is all over and we are a people friendly police. आपने कहा कि जनता थाने में जाने से डरती है. मिस्टर वर्मा, थाने में भूत भी जाने से डरता है. आपने सुना होगा भूत बंगला, भूतहा दफ्तर, भूतहा महल, भूतहा थाना नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि भूत भी वहाँ जाने से घबराता है. और जो तौर तरीके अच्छा बदनाम बुरा जो रेपुटेशन पुलिस की बन गई है कि वहाँ अगर गए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि लोगों ने कहा कि हर थाने के बाहर प्याऊ लगना चाहिए, उससे जनता की बड़ी सेवा हो जाएगी. तो मैं चुप था. तो मेरे डीजी ने पूछा, विक्रम सिंह जी आप बिल्कुल शांत हैं, आप क्यों नहीं कह रहे हैं? तो सर आप ट्रायल बेसिस पे 4 थानों में वेस्ट यूपी में, 4 बुंदेलखंड में, 4 ईस्टर्न यूपी में आप प्याऊ लगवा लीजिए और 15 दिन बाद फीडबैक पूछिए कि कितने लोगों ने पानी पिया करके. आप बताइए 15 दिन बाद कितने लोगों ने पूरे यूपी में पानी पिया? लोग कहते हैं पानी के साथ आपके यहाँ घड़ा लगा होगा तो आप बताशा देंगे, बताशा देंगे. वहाँ कहते हैं कि क्या मिल जाएगा, मैं आपके पॉडकास्ट पे कहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए जनता मारे डर के जाएगी नहीं पानी पीने. अब वो सिचुएशन नहीं, अब तो खैर कम से कम 100-200 लोग आएंगे. लेकिन उस जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ 1990 की, पूरे उत्तर प्रदेश में 3 लोगों ने, भूले भटके कहीं आ गए होंगे,
उन्होंने पानी पी लिया, वरना वो प्याऊ का एक्सपेरिमेंट बेकार हो गया। ये दिखाता है कि पुलिस को अपनी रेपुटेशन, पुलिस को अपनी जो है ग्राह्य शक्ति, पीपल फ्रेंडली होने की जो रेपुटेशन है उसको और दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता आएगी नहीं तो आपका चैनल सब कट जाएगा। एक सर सुप्रीम कोर्ट की आई थी वर्डिक्ट, डायरेक्टिव्स आए थे फॉर पुलिस रिफॉर्म्स 2006 में, और आज तक वो इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। इट्स बीन 18 ईयर्स नाउ। आप क्या देखते हैं उन पुलिस रिफॉर्म्स के साथ? आप अग्री करते हैं? वेयर डू यू थिंक ये होने चाहिए, या किसी भी नेता को आप वो इम्प्लीमेंट करते हुए देते ही नहीं, बिकॉज फिर उससे द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है ओवर द पुलिस वो उनके क्लचेस से बाहर निकल जाएगी? क्या देखते हैं आप? डू यू थिंक दोज रिफॉर्म्स विल एवर हैपन? मिस्टर वर्मा, 1996 में मिस्टर प्रकाश सिंह ने ये पिटिशन डाली थी। 2006 में बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 7 पॉइंट है उसके जी। और 4 पॉइंट ऐसे जिसमें कोई भी फाइनेंशियल बर्डन है ही नहीं। और जिसमें फाइनेंशियल बर्डन है वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं, वो लॉ ऑफ द लैंड है जी। अब सर्विंग चीफ जस्टिसेस जब ये कहें पुलिस रिफॉर्म्स सीम टू बी गोइंग ऑन फॉर एवर, और दूसरे चीफ जस्टिस ये कहें if the chief ministers are not cooperating, what can we do? तो you can see the sense of helplessness. अब हम आपकी बात पे आते हैं। मेरे इसी समाज में हूँ आपकी तरह जी, राजनीतिक मित्र भी हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं जी, विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं। मैंने सबसे पूछा आप इसको लागू क्यों नहीं कर देते हैं? स्मार्ट पुलिस और ये एक्रोनिम वो एक्रोनिम, आप एक बार लागू क्यों नहीं? आप अमर हो जाएंगे। उनका मिस्टर विक्रम सिंह जी, आप राजनीति में नहीं है इसलिए आप समझ नहीं रहे हैं। हमारी दरअसल राजनीति शुरू ही होती है चौकी से और थाने पे खत्म हो जाती है। और जिस दिन हम पुलिस सुधार लागू कर देंगे उस दिन विक्रम सिंह जी हम राजनीति छोड़ देंगे, कोई और धंधा ढूंढेंगे। पुलिस के भरोसे जब आप पुलिस पे ही घटिया राजनीति करेंगे, किसी को पकड़वा दो, किसी को बैठलवा दो, बूथ कैप्चरिंग में मूक दर्शक बने रहो और अपने प्रतिद्वंदी को फंसवा दो और अपने मित्रों को छोड़वा दो, अगर राजनीति की आधारशिला यही है तो मुझे तो नहीं दिख रहा कि फॉरसीएबल फ्यूचर में कोई सुधार होने वाला है। ये एक हम लोग भी चाहते हैं कि भाई इनमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, एंड काफ़ी चेंज आया है सर। इधर यूपी पुलिस की अगर मैं बात करूं, प्रशांत कुमार जी से भी मेरी एक बार बातचीत हुई थी। ही इज़ लेड बाय एग्जाम्पल, एंड ऑनेस्टली अगर मैं करंट दौर की बात करूं, पिछले 10 साल 8 साल टू बी प्रिसाइज 2017 से अगर मैं बात करूं, तो इस नई गवर्नमेंट में डकैती के केसेस कम हुए, रॉबरी के केसेस कम हुए, कन्विक्शन बढ़ा। एंड ये सबसे बड़ी बात है, स्पेशली इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। मैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करूं, कन्विक्शन रेट यूपी में इट इज़ डबल द नेशनल एवरेज, मतलब इट इज़ क्लोज टू 53%, नेशनल एवरेज 27% है टाइम बाउंड बैनर में। पर उसकी साथ साथ में आलोचना भी बहुत हुई। आलोचना हुई कुछ इनकाउंटर्स को लेके। अभी हाल ही में आप टेलीविजन पे भी थे, उस पर बातचीत भी चल रही थी, मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ। फिर बातचीत चलती है बुलडोजर मॉडल के ऊपर। तो ये 2 आलोचनाएं होती हैं, बट साथ में द रिजल्ट्स आर देयर फॉर एवरीवन टू सी, वेदर इट्स क्राइम गोइंग डाउन, वेदर इट्स कन्विक्शन गोइंग अप। आप कैसे देखते हैं सर इसको? लेट हिम कास्ट द फर्स्ट स्टोन हु हैज नॉट सिन्ड बिफोर। आप अगर आलोचना की समीक्षा करें, निहित स्वार्थ, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जो अल्पज्ञ हैं वो मनमाने तरीके से व्याख्या, अरे बुलडोजर का न्याय, क्या बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में, आज इत्तेफाक से जो जजमेंट भी आने वाला है, तो ये कहा था कि हम इलीगल कंस्ट्रक्शंस और उसके डिमोलिशन के खिलाफ नहीं है। और जो होता है सबसे पहले तो इस पे ही मैंने कार्रवाई की बुलडोजर 2007 से, क्योंकि ये था कि पहले जब मैं, मान लीजिए एक क्रिमिनल है मेरे सामने, मैं जानता हूँ शातिर बदमाश है, तो मैं कुछ प्रसाद और दूंगा। 307 यानी अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, 302 अगर है तो मर्डर, या जो भी धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, ये तो आईपीसी की मैंने धाराएं बताएं। उसके बाद मैं दूंगा एक प्रसाद रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, कि आप जाएं पहले 1 साल के अंदर, और फिर आपकी प्रॉपर्टी का अगर अटैचमेंट जिस दिन होगा वो ऐसा होगा घर में झाड़ू लगाने लायक आप नहीं रहेंगे। और एक प्रसाद और होगा कि आपकी कितनी नाजायज़ संपत्ति है, और नाजायज संपत्ति कहाँ कहाँ है, वो सिर्फ इसलिए कि आपको समूल, जिसको चाणक्य ने कहा था कि शिखा खोल करके शिखा तब बांधी जाएगी जब हम तुम्हें सत्यानाश तुम्हारा कर देंगे। तो ऐसे लोग जो मनबड़ होते हैं, माफिया होते हैं, जिनका नाम आपने लिया, उनके इलीगल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो आपने उनको ऐसा नहीं कि इलीगल, वो सरासर नाजायज सरकारी ज़मीन, नाजायज कंस्ट्रक्शन, कोई नक्शा पास नहीं, और वैसे सरकार से कोई लड़ नहीं सकता है। मकान आपने भी बनाए हैं, सबने बनाए हैं, और ये कह दें कि जैसे
आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर से कह दें नई रोल्स रॉयस ला के खड़ी कर दो भाई, जरा इसका ठीक से मुआयना कर लेना, वो 4 नुक्स निकाल देगा उसमें, अब कोई पकड़ नहीं पाएगा। इसी तरह से अगर नगर पालिका अपने पे आ जाए तो 4 नुक्स निकाल देगी किसी भी भवन के ऊपर। लेकिन ये जो बाहुबली, हम इनकी बात करें कि इनके तमाम स्ट्रक्चर्स जो इलीगल हैं, नोटिस देने के बाद अगर डिमोलिश किए गए तो कहाँ इलीगल है, और अगर इतना आप समझते थे तो आप कोर्ट से जाके स्टे ले आते, वो आप लाए नहीं। आलोचना सुन लीजिए। अब इनकाउंटर की बात आते हैं। धारा 96 से धारा 106 इंडियन पीनल कोड, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, या धारा 34 से लेकर धारा 44 भारतीय न्याय संहिता, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कि हम अपनी या किसी दूसरे की जान, माल और हिफाजत करने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग करेंगे। ये प्रिंसिपल है इनकाउंटर्स का। हमारे ऊपर गोली चल रही है, आत्मरक्षा में हम कहते हैं सरेंडर करो, नहीं करता है, हमने भी गोली चलाई और उसमें वो मारा जाता है या भाग जाता है या पैर में गोली लगती है। कहते पैर में ही क्यों लग रही है? मैंने पहले ही कहा कि न्यूनतम बल प्रयोग नॉन वाइटल पार्ट पे। ये मोसाद थोड़ी है कि 5 गोली छाती में, एक सिर में मार दें, उसके बाद वही उसका है कि अगर पोस्टमार्टम में 6 गोली नहीं आए तो इट इज़ नॉट अ मोसाद किलिंग। यूपी पुलिस इज नॉट मोसाद, राइट, वो ड्रिल मैनुअल से चलती है। अब एनकाउंटर की आलोचना कि आप चप्पल पहन के क्यों गए थे? एसएसपी कानपुर जब मैं था तो बड़ा दंगा हुआ था जी। और बड़े दंगे में मेरी फोटो आई थी, चप्पल, बुश शर्ट, पतलून और राइफल, और गोली मार के गिरा भी दिया। अब मेरे पास ये शाही के पास 2 विकल्प थे कि मैं कह दूँ बड़ा वर्दी ठीक करो, इस्त्री कर दो, आयरन कर दो, राइफल में ग्रीस लगा दो, गाड़ी की हवा चेक कर लो। इतनी देर में जो मैंने आपके सामने 12 मिनट का नुस्खा बताया जी, वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, बदमाश भाग जाएगा, कोई मिलेगा नहीं। ऐसी जब कभी सूचना आती है, जैसे थे, जैसे पुलिस का जैसे थे, जिस पोजीशन में आप हैं, आधी थाली छोड़ करके, आधी प्याली चाय छोड़ करके तुरंत रश कीजिए। और आप प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स अपने वाहन में एक वेपन, स्टेन गन हो, 303 हो, 7.62 हो, AK-47 हो, 250 राउंड लेके चलते हैं, और जिस वक्त आता है तो रिफ्लेक्स एक्शन ले करके वहाँ आप फायर करते हैं। और मुझे राजनीतिक, जैसे हम तो आपसे कहते नहीं हैं कि अपना बूथ निरीक्षक कौन बनाए, अपना ब्लॉक प्रमुख कौन बनाए, अपना जिला अध्यक्ष, तो कृपा करके आप राजनीति करें और पुलिसिंग पुलिस ऑफिसर्स पे छोड़ दें। उनका मार्गदर्शन और इनकाउंटर की मीमांसा न करें, क्योंकि हर इनकाउंटर की 4 चरण जांच होती है। एक इन्वेस्टिगेशन होगा जी, जिसकी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट मंजूर करेगा, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, एक अगर आप FIR करेंगे तो उसकी भी, और एक ह्यूमन राइट्स को एक रिपोर्ट जाती है। करेक्ट जी, मैं उसी पे आ रहा था सर। You've even been lauded by the NHRC. NHRC, आपने ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस पे एक बुक भी लिखी है। जी हाँ जी। एंड NHRC मतलब बड़ा ही ये एक टाइट रोप टू वॉक है कि you've been an aggressive police officer, aggressive in the right sense, कि भाई एक जिसका खौफ था, रुतबा था, एंड साथ में आपने ह्यूमन राइट्स को भी खुश के रखा हुआ है। तो हाउ डिड यू मैनेज दिस टाइट वॉक? बिकॉज पीपल आर स्ट्रगलिंग विद दिस आज की डेट में। इज इट कि मीडिया और सोशल मीडिया बहुत वाइब्रेंट हो गया है और ये आने लग गया है, या उस टाइम पे भी दीज वर इश्यूज फॉर यू एंड इट वाज अ टाइट रोप टू वॉक फॉर? Of course it was a tightrope. They had multiple choices. The journalists, of course, there were stringers also who would hover around the police station like a flock of hornets, and they would like to sniff around if there's anything fishy or anything that would be newsy. So they were always difficult kind of stringers then also. Right. But the fact of the matter is you have to be straightforward, honest to the core, but a no-nonsense approach. Arrogance is a weak man's imitation of strength. I'll repeat, arrogance is a weak man's imitation of strength. आपको आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं है। आपने टीवी डिबेट देखा, जिसकी आवाज़ जितनी ऊंची उतना ही लॉजिक उसका घटिया। करेक्ट, उतना ही लॉजिक घट गया। अगर आपने, कानून इतनी ताकत देते, मेरी जो किताब है वो इसी पे है, अगर आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं, आपको किसी को छूने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू टच एनीवन। आपको लॉ और टेक्नोलॉजी वो ताकत दे देती है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ये तमाम चीज़ें और इंटरोगेशन टेक्निक्स, उस आप पूरा जो फैक्ट है बिना उसको छुए मारने की ज़रूरत नहीं है। वरना पहले क्या कहते थे, एक अच्छा पुलिस अफसर कौन है, जो आधा कसाई हो आधा इंसान हो। वो ज़माने चले गए, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में तो चल सकते थे, लेकिन आज़ाद भारत में इस तरीके की परिभाषा न केवल अशोभनीय है बल्कि कलंक है पुलिस वर्दी के ऊपर। आप वैज्ञानिक हुई, तब ज़माना था कि 8वां पास कांस्टेबल हो जाते थे। आज हमारे कांस्टेबल्स, आपको जान के खुशी होगी, बीटेक्स हैं, LLBs हैं, MAs हैं, PhDs हैं, और IIT ग्रेजुएट्स तो हमारे IPS ऑफिसर इतने हैं जो कि STF ATS संभाले हुए। राइट। और कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो न्यूयॉर्क और शंघाई में हो और हमारे ATS STF के पास नहीं है। इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस, जब IIT टॉपर्स हमारे यहाँ है
एमटेक्स हैं, तो वो तो हमें टेक्नोलॉजी वो देंगे ही। सर, इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का कितना बड़ा रोल है? बिकॉज आपने विभिन्न मुख्यमंत्रियों के अंडर सर्व किया हुआ है, और करंट जो मुख्यमंत्री हैं वो खास तौर से उनका जो बिगेस्ट कॉलिंग कार्ड है, मैं पॉलिटिकल भी अगर करूं, दैट इज कि भाई मिट्टी में मिला देंगे, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर, सबसे बड़ा उनका प्लैंक। तो आपने जो विभिन्न मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कभी आप पे दबाव डालने की कोशिश हुई, या आपकी अप्रोच, आपका ऑरा ही ऐसा था कि वो आपसे एक डिस्टेंस रखते थे? हाउ डिड इट गो? हाउ डिड यू मैनेज सो मेनी मुख्यमंत्रीज, सो मेनी ऑफ देम? देखिए, आपने सही कहा जी। मिसेज रूजवेल्ट ने एक बात कहते हैं, नो बडी कैन इंसल्ट यू विदाउट योर कोऑपरेशन। मुझे बहुत कम ऐसे मौके आए कि किसी ने कोई दबाव डालने की कोशिश की होगी। ये हो जाता था, विक्रम सिंह जी आपने नौकरी नहीं की, आपने तपस्या की है, लेकिन आपको ऐसी जगह कर देंगे जहाँ पर आपका विवेक या डिस्क्रिशन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुख्यमंत्री जी को, बड़े सम्मान के साथ। तो वो आपसे एक दो बार जब कहा, आपकी रेपुटेशन एज एन ASP बन गए। मिर्ज़ापुर आपने बात की तो किसी ने अंग्रेजी में कहा था कि आपके बारे में कहते ही इज़ ए वेरी टफ एंड ऑनेस्ट ऑफिसर। एक 25 साल के अधिकारी के लिए अगर ये रेपुटेशन मुख्यमंत्री के पास गई है, और मुख्यमंत्री के बाद सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, श्रीपद मिश्रा जी, नारायण दत्त तिवारी जी, करेक्ट, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि श्री कल्याण सिंह जी के बाद राम प्रकाश गुप्ता जी, राजनाथ सिंह जी, मायावती जी, मुलायम सिंह जी, इन तमाम के लोगों के साथ मेरा सौभाग्य रहा कि आपके साथ काम करने का। लेकिन मुझे नहीं याद आता कि किसी ने कोई दबाव मेरे ऊपर डाला कि ये नाजायज काम। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, इनमें से किसका बिहेवियर आपको सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव लगा टुवर्ड्स इम्प्रूविंग लॉ एंड ऑर्डर? जितने आपने मुख्यमंत्रियों की सूची का नाम लिया, हु वॉज लुकिंग फॉरवर्ड एंड एक्चुअली वांटेड कि भाई लॉ एंड ऑर्डर आए, और आपको भी एक फ्री हैंड दे रखा कि भाई आप करिए विक्रम सिंह जी, इसको लाइए काबू में? मिस्टर कल्याण सिंह, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम तब शुरू हो गया था। ओके, एब्सोल्युटली फ्री हैंड, कोई बजट चाहिए, कुछ चाहिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके। मायावती जी एब्सोल्यूट फ्री हैंड, किसी तरह का कोई इंटरफियरेंस नहीं। 2007 to 9 वाला जो आपका फेज है, आई थिंक दैट इज द मोस्ट हिस्टोरिक फेज, जो 2007 to 9 है, जब आप DGP थे। अगर मैं कहूं जो एक पन्ना पलटा है, वो वहां से पन्ना पलटा जी। बीच में भले ही 5-6 साल इधर उधर निकल गया, वापस गैंगस्टर्स हैड अ फ्री रन, बट आई थिंक प्लीज 7 to 9 के बारे में हमें बताइए, वो बड़ा क्रिटिकल फेज है मेरा मानना। मुझे फ्री हैंड मिल गया था जी जी। आप चाहे पुलिस में हो, जिसको बर्खास्त करना बर्खास्त कर दीजिए। इस 2.5 साल में 555 लोगों को बर्खास्त किया, जो कि मेरे नेचर, लेकिन जो क्रिमिनल एलिमेंट, रोग एलिमेंट पुलिस में था, उनको जी। जिस बाहुबली ने सेवा का मौका दिया मेरे कंट्रोल में, जैसे आपका स्टूडियो हो, मेरे कंट्रोल रूम में टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अगर कहीं आया कि दरोगा जी ने रिश्वत ली, या यहाँ पर जाके तेज़ाब फेंक दिया, या यहाँ पे, तो एक इतना बड़ा कॉम्पेंडियम मेरे पास 12 बजे तक आ जाता था। एंड आई यूज्ड टू कॉल SO को कि इंस्पेक्टर साहब, ये 24 घंटे के अंदर जेल में होने चाहिए, वरना ये संभव नहीं है कि आपकी शह के बिना इस तरीके से गैंग रेप और इस तरीके के एसिड अटैक्स होते रहें। और 24 घंटे में अगर ये नहीं हुआ तो इंस्पेक्टर साहब, जिस थाने पे आप इंस्पेक्टर हैं, कल उसी हवालात में आप मुलजिम बनेंगे, और मीडिया जाके आपकी फ़ोटो और आपका इंटरव्यू लेगा। इफ़ यू नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू, प्लीज़ एक्ट एज पर लॉ, जो मेरे इंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। तो कुछ कर लेते थे, कुछ छुट्टी नहीं, उनकी नहीं, कुछ कहते थे साहब मैं आपकी बात सुन के होपलेस है, मुझे चेस्ट में पेन शुरू हो गया, इनका तुरंत आपको आराम और सुकून की ज़रूरत है, दरोगा जी के लिए एम्बुलेंस में इनको अस्पताल भेजो। ऐसे वीकलिंग्स की हमें ज़रूरत नहीं है, जो लीगल सेक्शन जिनके चेस्ट में पेन शुरू हो जाए। जी। और इलाज तो मेरे पास सबका है, क्रिमिनल का भी है, और जिनको चेस्ट में पेन हो जाता है, क्योंकि कैसे भाई, जब जिससे तुम्हारी आमदनी हो रही उसके खिलाफ काम करने पर, तो चेस्ट में तो पेन होना ही होना है। तो जख्म भी आप देते थे और फिर मरहम भी आप लगाते थे? मरहम भी लगाते थे जी, हॉस्पिटल। और जख्म और मरहम से एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य, जब हम लोग इनके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो आया, शाइस्ता परवीन जी भी आई थी आपके पास अपना छोटा बेटा लेके, जी जी, 6 वर्ष का, आपने उनको चॉकलेट भी दी थी। जी जी जी, मुझे याद आ रहा है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैं नया आया था जी। तो अशरफ ने कुछ बच्चियों का गैंग रेप किया था, मदरसे पे कब्जा करने की नीयत से उन पे, तभी अशरफ इज अतीक्स
yes, brother who also died in the same encounter. करेक्ट अभी जो तो इनकाउंटर हमने कहा दोनों भाइयों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट रजिस्टर कीजिए, इनकी प्रॉपर्टी होगी अटैच, और इनके सारे चेले चपाटों का जरा कीजिए कायदे से सेवा। हम पुलिस वाले सेवा में बड़ा विश्वास करते हैं जी। सेवा हमारा धर्म है जी, जी, और जो सेवा का पात्र होता है वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा, वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा, इसलिए मौका न दीजिए सेवा का। उन्होंने सेवा का अवसर दिया और सेवा हो गई। अब उनको उम्मीद नहीं थी कि ये भी संभव है, अतीक भाई के साथ ये संभव है। खौफ था उनका तब। उनका खौफ था, वो तो खौफ था। पुलिस वाले उस टाइम पे जो मैंने सुना है वो हट जाते थे। एक पुलिस वाले के साथ उन्होंने एक बड़ा ब्रूटल वाकया किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। एंड उससे एक खौफ आ गया था जिसको आपने हटाया पहली बार। ये बहुत जरूरी था उस टाइम कि अतीक को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, अतीक ये के भी एक्शन भी हो गैंगस्टर सकता है हो अतीक सकता भाई है। के ऊपर। क्या उन्होंने क्या वाकया किया था सर? वो जो एक पुलिस वाले के साथ एक बहुत ब्रूटल वाकया था एक इनका। पुलिस वाला गया था किसी नोटिस को सर्व करने या वो थाने बुलाने के लिए गया था, थाने बुलाने के लिए। अतीक ने उसको बंधक बना लिया और उसकी खाल, जैसे मटन आपने देखा होगा कि मटन शॉप के बाहर टंगा रहता है, खाल उतार के लोथड़ा चौराहे पे फेंक दिया। और उसके बाद बंधक भी बनाए 2-3 लोगों को। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अतीक भाई तुम्हें मेरी कसम, इनको छोड़ दो। ये उसका टेरर था। अतीक का ऐसा टेरर, बनाने वाले भी वही लोग थे। आपको अतीक भाई कहने की क्या जरूरत थी? इतना सुनने के बाद तो मैं तो समझता हूँ या तो तुम रहोगे या मैं रहूँगा। अब दोनों एक साथ अब नहीं रहेंगे। ये तय हो जाना चाहिए कि मैं डीजी रहूँगा या तुम रहोगे, दोनों तो नहीं रहेंगे। लानत है ऐसे डीजी शिप के ऊपर, लानत है ऐसे उसके ऊपर। और फिर वो जब आता है, जैसे कहते हैं रोहिणी नक्षत्र जब आता है तो आंख में खून सवार हो जाता, फिर आदमी ये नहीं देखता मेरा क्या होगा। अब तुम भूल जाओगे जनरल डायर को, जो तुम्हारी दुर्गत होगी। यू विल फॉरगेट जनरल डायर। मुझे खुद भी अभी, मैं आपे से बाहर हो रहा हूँ क्योंकि कि एक तो किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो ये आपने मैसेज दिया थ्रू वर्बली भी दिया, ये मतलब, या ये बस एक्शन स्पीक लाउडर देन एक्शन स्पीक? कभी वैसे वर्बल कॉन्फ्रंटेशन हुई उनसे? कभी नहीं, कभी नहीं। ये कभी तो हुई नहीं। नाम बिना लिए बता दें, जैसे मैं असेंबली में बैठा हूँ और बाहुबलियों में से एक, नाम नहीं लेना ठीक है, वो गए और पैर छूते हुए माथे पे लगाते हुए चले गए। सामने तो इन किसी की हिम्मत है, उनको मालूम था उसका परिणाम क्या होगा। तो आपका ये जो सब तेवर है पूरा, ये एक्शंस के थ्रू तो आया, बट व्हेन यू टुक चार्ज आपने अपनी टीम से क्या कहा? वी वांट टू हियर दोज वर्ड्स, वी वांट टू हियर दोज बिहाइंड द सीन्स कॉन्वर्सेशंस, जिससे उनको लगा कि भाई वी हैव टू टेक दिस मैन ऑन। या तो जैसे आपने भी मुझसे कहा, हम लोग सबके एक रगों में खून दौड़ा कि भाई या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगा। अब खून सवार है, रोहिणी नक्षत्र आया जैसे आपने कहा। आपके तब क्या शब्दावली थी, क्या आपका मैसेज था जिससे एक पूरी चीज मोबिलाइज हुई? व्हाट वाज योर मैसेज टू योर टीम एट दैट पॉइंट? जस्ट 2 सेंटेंसेस। मैं डीजीपी बन चुका हूं, अब चाहे 24 घंटे के लिए रहूं या 3 साल के लिए रहूं, इट डज नॉट मैटर। लेकिन जब मैं आया हूं, मैं ये कड़ा संदेश देना चाहता हूं और मुझे अनुमति है इसको करने की। जितने भी माफिया हैं, मवाली हैं, वो अपने को असुरक्षित मान लें और उनका कैरियर खत्म। उनकी नाजायज संपत्ति होगी जब्त और गैंग उनका होगा नेस्तनाबूद। अगर आप में से कोई इसको करने में अनइक्वल हो, अभी बता दे, हम उसकी पोस्टिंग कहीं और कर देंगे। लेकिन जो हमारी टीम में रहेगा, ही विल बी, उनके काल का पर्याय होना चाहिए। इन सब बाहुबलियों के, इन सब मवालियों के, गैंगस्टर्स का काल का पर्याय। ही शुड बी synonymous to the death of these gangsters. If you are equal to the task, say yes, raise your hands. तो सबने हाथ उठा दिया, मुझे मालूम था और मेरे सबकी बारे में जानकारी थी और बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए। आज भी मेरे कार्यकाल के अगर आप रिजल्ट्स देख लें, अनप्रेसिडेंटेड एक्शन, एनकाउंटर्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, रिकवरी ऑफ लूटेड प्रॉपर्टी, अनप्रेसिडेंटेड एक्शन वाज डन एंड आई गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। You got the support from the government. And ये जितने गैंगस्टर्स होते हैं सर, जो ड्रेडेड गैंगस्टर्स होते हैं, एक्चुअली में ये कितने बहादुर होते हैं, कितने बुजदिल होते हैं? हाउ आर दे इन पर्सन? मतलब ये हम लोग को लगता है इनका एक ऑरा रहता है जिससे हम खौफ में रहते हैं कुछ लोग, या जब पास से जानते हैं तो पता लगता है कुछ ऐसा था नहीं, अच्छा खुदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसे टाइप की चीज है क्या? कैसा है? मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल के साथ जी जी जी। एक सीएम के साथ मैंने काम नहीं किया है, योगी जी के साथ। करेक्ट। लेकिन पुलिस विभाग मेरा परिवार है, जो लोग आके बताते हैं। जी। योगी जी ने एक बैठक की थी नोएडा में, प्रबुद्ध नागरिकों को बुलाया था, उसमें मुझे भी बुलाया था। तो जब मेरा नंबर आया तो कहा, मुझे जीवन में कभी पश्चाताप या ग्लानि नहीं हुई। आज मुझे एक ग्लानि है जो मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि काश
आप मुख्यमंत्री होते और मुझे सेवा का अवसर मिलता, बस ये पश्चाताप है। लेकिन मुझे नहीं तो किसी को तो है, प्रशांत को तो है, प्रशांत मुझसे ज़्यादा काम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इनका जो भाव भंगिमा बनाते हैं, जो ऑरा जी अपना भय और आतंक का, वो जो फिल्मों में आपने देखा होगा, विस्की के ग्लास बगल में है और सिगरेट की राख उसमें मिला करके पीना, अजीब अजीब भाव भंगिमा बना करके, और लोगों को बुला करके, जैसे अतीक कथा, जेल में रहते हुए गुजरात से किसी को पकड़वा करके जेल में बुला करके हंटर लगवाना, ये तो इनका था। लेकिन जब बात आती है, चाहे मैं टेररिस्ट की बात करूं, जिनको सैकड़ों को मैंने किया है इंट्रोगेट, वो कहते हैं कुछ नहीं, कितना आप कर लोगे, मैं एक लफ्ज़ नहीं निकलेगा। तो हमने कहा रुक जाओ, अभी तो सेवा तुम्हारी शुरू भी नहीं हुई है, 24 घंटे हमें दे दो, तुम्हारा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड सबका बजा है, तुम्हारा भी बजेगा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। 24 घंटे में पुलिस के तौर तरीके होते हैं, होशियार को इशारा काफ़ी है, तो हमारे तरह तरह के अफसर्स होते हैं, प्रोफेशनल इंट्रोगेटर्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करते हैं, और ऐसा कोई टेररिस्ट नहीं मिला जिसका ग्रामोफोन का रिकॉर्ड मेरे सामने न बजा हो। एक चीज़, और ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें 9 लाख की करते हैं जी, तो 2 लोगों को मरने से पहले लोगों को देखने का एक अनुभव होता है। ये मत कीजिए कि मैंने पकड़ के किसी को मारा, घायल अवस्था में जब अंतिम सांसें लेने लगते हैं तो मालूम पड़ता है, और मुझे कष्ट हुआ, मैं गांधीवादी हूँ। अच्छा, हाँ। नहीं, मैं मान रहा हूँ सर आपकी बात। जी जी, आप न माने तो क्या और माने तो क्या। हाँ, नहीं, तो गांधीवादी किस तरह के, किस तरीके के, हाँ। ठीक है, जहाँ हमारा धर्म, मेरी अहिंसा की परिभाषा दूसरी है। तो जी वही मैं जानना, जो हिंसा करता है उसके ऊपर हिंसा करना मेरी अहिंसा है, क्योंकि वो अगर बेदाग निकल जाए तो लानत है ऐसी नपुंसक अहिंसा की। अगर बच्चियों के ऊपर तेज़ाब पड़ता रहे, मैं दूसरा गाल दिखा दूं, तो लानत है ऐसी अहिंसा पे। हाँ, उसके ऊपर अगर मैं हिंसा करता हूँ कानून की परिधि में रहते हुए, तो जो सबसे बड़े 1-2 गैंगस्टर्स थे जी, जिनके बारे में भौकाल जिसको कहते हैं बना था, आखिरी सांसें जब निकली, ध्यान से सुनिए, तो पतलून गंदी कर दी थी उन्होंने। तब समझ रहे हैं, बिल्कुल। ये बातें 9 लाख की सुन लीजिए, ढपोर शंख की तरह, कि जमीन हिलने लगेगी, पहाड़ की चट्टान से ज्यादा मैं बड़ा फौलाद हूं। लेकिन जब वक्त आता है तो मिमियाने लगते हैं, घिघियाने लगते हैं, आंसू नहीं थमते हैं, वास्ता देने लगते हैं, और उसके बाद पतलूने भी गंदी करते हैं। तो पुलिस अपने पे अगर आ जाए तो किसी बाहुबली का दम नहीं है। आपको मैंने बताया ना, बाहुबली छोड़ दीजिए, एंटी नेशनल एलिमेंट्स छोड़ दीजिए, बहावलपुर और पेशावर के जो ISI एजेंट थे, जो जी वो भी पकड़े थे यूपी पुलिस जी, 2009 के आसपास कितने पकड़े थे, कितने, और उनको छुड़वाने के लिए कोर्ट पहुंच गए थे। जी हाँ। एक हैं वो जाए, उनका काम उनका छुड़वाना है, हाँ। लेकिन पुलिस अपने पे आ जाती है तो सब अपनी बकरे की माँ कब तक खैर बनाए। आई हैव नेवर फेल्ट हेल्पलेस इन माई लाइफ। एक राजू भटनागर थे जो अमिताभ बच्चन की किडनैपिंग की सोच रहे थे, सबसे बड़ा किडनैपर। अच्छा, इसने भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट की थी, हाँ। क्योंकि मैं जेल में हूँ, मगर विक्रम सिंह का ये खौफ है मुझे, कि कहते हैं कि जेल में सांप निकलवा के डसवा देंगे हमें। तो पुलिस अपने पे अगर आ जाए, आई हैव नेवर फेल्ट हेल्पलेस इन माई लाइफ। जो करना था ठान लिया, वो मैंने किया। सर, एक और इंटरेस्टिंग वाकया हुआ आपके जीवन में। उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी छुट्टियां मनाने नैनीताल आते हैं, और उनकी एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई मैं थोड़ा प्रिवेसी एंजॉय करना चाहता हूँ, आसपास मुझे पुलिस फोर्स और ये सब नहीं चाहिए। एंड आप, यू आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग हिम सिक्योरिटी, बिकॉज अंत में भाई कानून सर्वोपरि है, एंड प्रधानमंत्री के जीवन की बात है, प्रधानमंत्री की बात है। एक इनका वाकया और एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये 2 बड़ी हस्तियां जिनका आपने सिक्योरिटी पूरा मैनेज किया और सब कुछ किया। जरा इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए, हाउ आर दे इन पर्सन, कैसा आपका इंटरेक्शन रहा, थोड़ा सा इस पे जरा प्लीज प्रकाश डालें। ये मेरे जीवन की जी अविस्मरणीय घटनाएं रही हैं जी, और ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। ओके। वर्ष 1984 या अर्ली 85, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के तुरंत बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं। उनका गंभीर जीवन भय, थ्रेट टू लाइफ, और एक लाल रंग की जोंगा थी। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जी, सोनिया जी, दोनों बच्चे, और एक
लैब्राडोर कुत्ता। राहुल गांधी एंड प्रियंका दोनों छोटे थे तब। बहुत बच्चे थे जी, बच्चे थे। और राजभवन नैनीताल में रुके थे। उनका ये आदेश था कि भाई मैं छुट्टी मनाने आया हूँ, एक भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पे मेरे लिए न लगाया जाए। खैर राजभवन से उतरे, जो ठंडी सड़क थी वहाँ पर जब आए तो उन्होंने देखा कि लाइंड अप थे पूरे, जो मैंडेटरी है ब्लू बुक के हिसाब से वो कर्मचारी लगे थे। राजीव गांधी जी ने ब्रेक लगाया, पूछा हु इज इन चार्ज हियर, लेकिन जो बोले बहुत सॉफ्टली, लेकिन तेवर से समझ गए कि आगे खतरे की घंटी बजने वाली है। तो हमारे डीजी साहब थे, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि एडीजी साहब आप इंचार्ज हैं, आप जाइए। एडीजी साहब ने आईजी साहब से कहा भाई आप इंचार्ज हैं, आप जाइए। आईजी साहब ने डीआईजी साहब से कहा भाई आप तो मकामी अफसर आप हैं, आप जाइए। डीआईजी साहब ने कहा मैं तो सुपरवाइजर ही हूँ, मिस्टर सिंह आप एसएसपी हैं, आप जाइए। हमने कहा ठीक है। अब कोई विकल्प भी नहीं था, अनुशासित बल में था, वर्दी में था, जाके सैल्यूट किया। सर तो यू आर इंचार्ज हियर? यस सर। In spite of my clear-cut instructions, you choose to deploy truckloads of your force contrary to my instructions. तो हमने कहा कि अब तो डिसमिस तो होना ही है, तो ज़रा बहादुर बन जाओ। हमने कहा सर योर लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस फॉर द नेशन, यू आर ऑन द हिट लिस्ट ऑफ मैनी तंजीम्स एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स माई ड्यूटी टू एंश्योर फूल प्रूफ एंड फेल प्रूफ सिक्योरिटी टू यू in spite of your verbal instructions. I'm extremely sorry about that. So he looked at me, gave a steely look and said, well, if you insist on spoiling my day, I'm going back. Okay. और इतने गुस्से में उन्होंने उस पतली सी ठंडी सड़क में जोंगा को घुमाया, स्क्रीचिंग टायर्स जिसमें से जलने की दुर्गंध आने लगी टायर, और चले गए गवर्नमेंट हाउस में। अब मिस्टर वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री जी भी वहीं पे थे, एक दो मिनिस्टर्स जो और भी थे, मिनिस्टर इन वेटिंग वगैरह वो भी थे, और हम सब अब तो गया मामला है। ये तो मुख्यमंत्री भी जाएंगे, तुम किस खेत की मूली हो एसएसपी साहब, डीजी वीजी तो जाएंगे ही जाएंगे। जब प्रधानमंत्री का ये तेवर देखा तो उसके बाद भाई कुछ तो करो, कुछ डू समथिंग। तो मिस्टर आर.के. शर्मा हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, काउंटर पार्ट, हमने कहा चलो एक अटेम्प्ट तो करते ही हैं जी। तो गए, उनसे ये कहा कि सर हम समझ नहीं पाए थे, आप चलें, अब आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने उनको कहा, और पुलिस कर्मियों को स्केल डाउन करके झाड़ियों के पीछे कुछ को सादे कपड़ों में लगा करके, अच्छा हाँ, उनको ले गए। फिर हम लोग भीमताल, और वहाँ पे जा कर के खूब फैमिली ने एंजॉय किया, घूमे टहले, घूमे वापस आए, और वापस आ करके राजीव गांधी सामने, उन्हीं सबके सामने, मुख्यमंत्री जी, डीजी और सबके सामने, विक्रम सॉरी फॉर फायरिंग यू, यू वर राइट एंड आई वाज रॉन्ग। तब लोग हमारा हाथ, अरे प्रधानमंत्री जी ने जिसको क्षमा का उसका हाथ तो हम छू लें। हमने कहा तब जब जमीन पे तारे दिखाई पड़ रहे थे तब तो आपकी सहानुभूति के शब्द नहीं निकल रहे थे कि भाई तुम्हारा तो बड़ा बुरा हुआ, अब क्या होगा। लेकिन अंत तो गत्वा, उनकी शराफत और उनके जो उन्होंने माफ़ी मांगी। ये जीपी नैनवाल वहाँ पर गवर्नमेंट हाउस में इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका तस्करा भी किया है। अच्छा जी जी जी, इस घटना का। तो इस दौरान मैं आपका माइंडसेट जानना चाह रहा हूँ, जब राजीव गांधी जी ने पहले फायर किया और लगा कि भाई अब तो ये खतरे की घंटी बज गई, इन दौरान कभी आप विचलित होते थे? डिड यू एवर लूज स्लीप कि अब क्या होगा, या यू वर ऑलवेज जो होगा होगा? जो होगा होगा, मैंने कोई कभी भी नहीं, ये हमेशा से था आपका माइंडसेट? लीगली मैंने कोई गलती नहीं की, मॉरली मैंने कोई गलती की नहीं। आई अगेन ट्रेस बैक सर, आई अगेन ट्रेस बैक। आपने अपनी माता जी के बारे में बताया, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा, पिताजी का क्या इन्फ्लुएंस रहा? मतलब बिकॉज कोई भी ऐसे फियरलेस नहीं बनता, फियरलेस एंड नॉट बॉदर्ड अबाउट रिजल्ट्स। ठीक है, भगवत गीता में हमें सिखाया गया कि भाई कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, हमें फल ईश्वर के हाथ में है। बट ये प्रैक्टिस क्या आपने घर पे देखी अपने होते हुए? कहाँ से ये इंप्रेशंस गैदर हुए एट अ यंग एज कि यू पुट दिस इनटू प्रैक्टिस एट अ वेरी बिग स्टेज? आई मीन प्रधानमंत्री आपसे बोल रहा है ये, एंड यू आर स्टिल नॉट बॉदर्ड, यू स्टिल हैड अ गुड नाइट स्लीप? ऑलवेज गुड नाइट स्लीप, क्योंकि अ क्लियर कॉन्शियंस इज द बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर। क्लियर कॉन्शियंस इज द बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर। कि अगर मैंने गलती की होती, किसी को फेवर किया होता, कोई गलत काम किया होता, तो मुझे डरने की जरूरत थी। और मेरे पिताजी का ही ये वाक्य था, अ क्लियर कॉन्शियंस इज द बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर, और बी एब्सोल्युटली फियरलेस। इफ यू फियर द ऑलमाइटी, यू विल नॉट फियर एनीबडी एल्स, लेसर मॉर्टल्स ऑल्सो।
तो बी एब्सोल्युटली फियरलेस। और अच्छी अच्छी चीज़ हम लोग को, गुलिस्ता बोस्ता जो शेख सादी का था, देखो इसको पढ़ो, इसमें कितनी गिले खुशबुए दर हमाम रोज़े रसीदस दस्त महबूबे बदस्तम वरू गुफ्तम की मुश्किया बीरी, ये उन्होंने हम लोग को इतना पढ़ाया। अरबिक, ही न्यू अरबिक, ही न्यू अरबिक ऑल्सो, पर्शियन ऑल्सो, और इंग्लिश और हिंदी के तो मास्टर थे ही, लेखक भी थे। और इलाहाबाद में उस ज़माने में सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि निराला, महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, हरिवंश राय बच्चन, तमाम लोगों की गैलेक्सी होती थी, इन लोगों की मीटिंग। तो एक बड़ा लिटरेरी एटमॉस्फेयर हुआ करता था। लेकिन वहाँ सबसे बड़ा कोढ़ और घुन माना जाता था धूर्तता, दुष्चरित्र होना, बेईमान होना, फाइनेंशियली या कैरेक्टर वाइज। इसलिए वो डीएनए में आ जाता है कि गलत काम आप करेंगे ही नहीं, उस तरफ आप देखेंगे भी नहीं। तो थोड़ा सा जैसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नेविगेट करने के लिए कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा सा आपको बेंड करना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा सॉफ्ट एंड चार्मिंग विद द वर्ड्स होने की ज़रूरत है, हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकती। आपको कितना कर्ब करना पड़ा अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स टू फिट इन? डिड यू फिट इन? और आई नो यू स्टूड आउट, वो मुझे पता है, बट थोड़ा सा पहले क्या था कि इनिशियल ईयर्स में लेट्स फिट इन एंड देन स्टैंड आउट, या इट वाज ऑलवेज कि भाई आई विल कार्व माय ओन पाथ? हाउ वाज इट? द फर्स्ट 2 years जी, people tend to judge you and you tend to judge the ecosystem you're working in. ओके। 2 साल में यू वर इन मिर्जापुर। मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर के बाद लोग समझ जाते हैं। उसके बाद से 34 साल मैंने नौकरी और की, न मुझे किसी ने कॉकटेल पार्टी में बुलाया, बल्कि किसी पार्टी में नहीं बुलाया। मैं पार्टी देता नहीं हूँ, इसलिए मुझे सब समझ गया ये न दावत में जाएगा न कॉकटेल में जाता है, इसलिए इसको बुलाने में, अगर पार्टी ख़राब करनी तो इनको बुला लो, ये घड़ी देखने लगेंगे आधे घंटे के बाद। दूसरी चीज़, मुझे कभी किसी ने उसके बाद ये नहीं कहा कि साहब ये एक इलीगल, ये इमोरल काम है, ज़रा कंसिडर कर लीजिएगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ता था कि उसका परिणाम क्या होगा, तो मुझे किसी ने कहा नहीं। लेकिन जो बहुत टॉप लेवल पे रहते थे, जैसे मान लीजिए मैं एसएसपी कानपुर हूँ, 2-3 इंपॉर्टेंट काम होने हैं। अब 2 रास्ते हैं कि या तो मुझको विन ओवर करें, वो आप कर नहीं सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको पॉलिटिकली या अदरवाइज इन्फ्लुएंस कराएं, वो भी नहीं होने वाला है। तो एक विकल्प और है कि आपने वाकई तपस्या की है, आप वाकई अब कुछ विश्राम करने का समय आ गया है, तो कुछ दिन विश्राम कर लें, तो आपको बड़े ईजिली, बड़े सम्मान के साथ, ससम्मान विश्राम वाले स्थान पे आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन आपसे कोई ज़बान दराजी कर ले, आपसे कोई ऊंच नीच कर ले, वो किसी की मजाल नहीं थी। और कभी मिलते थे, एयरक्राफ्ट मिले, एक्स चीफ मिनिस्टर्स या जो भी मिनिस्टर्स वगैरह थे, और वो तो बहुत बड़े लोग हैं, मैं तो बड़ा छोटा व्यक्ति हूँ उनके सामने, बड़े सम्मान के साथ बात करते हैं। इस समय ये बड़ा क्रूशल हो जाता है सर, पुलिस एंड द सीएम का जो रिलेशन होता है, या मैं पुलिस एंड एग्जीक्यूटिव, खास तौर से सीएम, प्रेशर्स भी आते हैं कई जगहों पे उनको बैक भी किया जाता है डिस्पाइट देयर शॉर्टकमिंग्स। आरजी कार रेप केस की मैं बात करूं, अगर यहाँ पे पुलिस की जो भूमिका है वो प्रश्न चिन्ह पे आई। सुप्रीम कोर्ट के जज पदरीवाला जी ने कहा कि मैंने पिछले 30 वर्ष में इस कदर खराबी इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखी नहीं है। 14 अगस्त से 15 अगस्त की रात में 7,000 वैंडल्स कम और प्रोटेस्टर्स का बुरा हाल करते हैं, क्राइम सीन को बॉचअप करते हैं, और पुलिस कमिश्नर पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं। और इनफैक्ट जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी मांग ही यह है कि पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए। आई थिंक नाउ द सीएम हैज एक्सीडेड टू दैट डिमांड, बट अभी तक द सीएम वाज बैकिंग दिस पर्सन। कोर्ट में भी इन पुलिस ऑफिसर का नाम आया कि भाई दिस पुलिस ऑफिसर इज केपेबल ऑफ वॉचिंग द क्राइम सीन, इन्होंने पहले भी ये किया है। तो आप इधर जो पुलिस के जो इनएफिशिएंसीज हुई या कवर अप्स हुए, इसको कैसे देखते हैं सर आरजी कार रेप केस में? I salute the Supreme Court judge, the honorable judge. What he has not seen in 30 years, I have not seen in 36 years of my career and subsequent life of 14 years thereafter. Make no mistake about it, it is one administrative tragedy and a mess up, and the total complicity of the police and the medical college. Total complicity. Complicity. It is not that it was passive, it was incompetence, it was complicity of the worst kind. You have somebody, Sanjay Roy probably, was the name, who is a volunteer in the police Civic force. volunteer, yeah. The civic volunteer has a two-wheeler belonging to the Kolkata police. He's lodged and has accommodation in the armed battalion of Kolkata police. Right. He has a free access into the medical college at all odd hours against all rules. और इस तरीके का जिस तरीके से इनका आवागमन था वो सस्पिशियस था।
उसके मूवमेंट को आपने नज़रअंदाज किया, FIR आपने विलंब से की, जी जी, पेरेंट्स को आपने रिश्वत देने की कोशिश की, आपने जो पोस्टमार्टम किया जो उसके बेसिक नॉर्म्स थे उसमें ये बताया जाता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि कुछ उसमें त्रुटियां थी, और यहाँ तक कि जिन लोगों ने इसको क्वेश्चन किया, माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को उन्होंने नोटिस भेज दी कि आप अफवाह फैला रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर रहे हैं। उसमें बड़े बड़े सर्जन्स, बड़े बड़े सोशल वर्कर्स और बड़े बड़े आपके जो लोग हैं जिनकी बड़ी इज्जत है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, उनको नोटिस दे दी आपने कि आप ना हो गए जनरल, आप क्या हो गए डॉक्टर सालाजार हैं कि आपके खिलाफ कोई बोलेगा तो आप सूली चढ़ा देंगे। अब आते हैं इसकी बात पे, किस तरह से आपने पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, आपने इन्वेस्टिगेशन को बॉचअप करने की कोशिश की। आपने कहा तो हमने तो एक पकड़ लिया, अरे वो तो आपने आस्तीन का सांप था, आस्तीन के सांप को निकाल के आपने बाहर कर दिया, इसमें कौन सा आपने एहसान किया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जिनका पाप का घड़ा आकंठ उसमें डूबे हुए हैं, आपने उनकी तरफ तो उठा के नहीं देखी। दवाएं वो बेचें, लोगों से पैसे वसूलें, नंबर देने के लिए वो अलग करें जी, लाशें पोस्टमार्टम की है उनको बेचें, वो अलग ही। जितने स्कैंडल सामने उभर करके आए हैं वो तो छोड़ दीजिए। और जिस तरीके से आपने एविडेंस को मटिया मेट करने के लिए सीन ऑफ क्राइम को आपने खल्त मल्त कर दिया, रिनोवेशन शुरू करा दिया, जबकि सारी दुनिया में है कि सीन ऑफ क्राइम प्रिजर्व होता है, यहाँ सीन ऑफ क्राइम डिस्ट्रॉय कराया। डॉक्टर्स को पीटा मारा कूटा आपने। ये जो प्लान्ड एजुटेशन था, ऑर्केस्ट्रेटेड एजुटेशन था, ये सब गवर्नमेंट ने कराया। अब इतना होने के बाद भी बेशर्मी के साथ पुलिस कमिश्नर अगर मौजूद थे, उनको तो वैसे ही हट जाना चाहिए था। क्या मजबूरी थी उनकी? ये कैसे सर, इतना प्लाइंट पुलिस कमिश्नर होना, इस तरह से फोर्स का घुटने टेक देना, पॉलिटिकल प्रेशर है मैं मानता हूं, बट कई लोग ये बोलते हैं कि भाई व्हाट ऑप्शन डज द पुलिस कमिश्नर देन हैव। भाई उनके जो माई बाप हैं, सीएम हैं, तो लोग कई बार कहते हैं कि भाई माई बाप हैं हमारे सीएम, चीफ मिनिस्टर इज आवर माई बाप, जबकि you are in the duty to safeguard the constitution primarily, to safeguard the law. But how difficult is it, अगर आपको सीएम प्रेशर डाल रहे हों, सीएम कुछ करने को कह रहे हों, क्या व्यक्ति रिजाइन कर दे, क्या उनको पलट के बोले कि मैं नहीं कर सकता हूं? हाउ डज वन नेविगेट थ्रू सच अ सिचुएशन? इलीगल काम करना छोड़ दें, मैं उस तरफ देखता भी नहीं, वो चाहे मुख्यमंत्री जी हों या कोई जी हों। ऐसा नहीं कि हम लोगों की लाइफ में भी आता था जी। इसका एक ही जवाब है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपको हटाना है तो कल ना हटाइए, मैं यहीं से सीएम हाउस से जा करके, आप जाए छुट्टी जाना है छुट्टी, लॉन्ग लीव पे मेडिकल जाना है मेडिकल, या मैं कह देता हूं कि मुझे इस पद से हटा दें। और ये हुआ। आपने देखा होगा कि लॉन्गेस्ट टेन्योर एज डीजीपी रहने के बाद क्या कारण था, रिटायरमेंट के 3 महीने पहले मैं डीजीपी से डीजी होमगार्ड हुआ। वजह हुआ था प्रिंसिपल्स की बात जब आती है, दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउंड। मेरी राय भी यही थी कि ये काम न मैं करूंगा, जो करेगा। थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर, ऐसा क्यों हुआ? जस्ट रिटायरमेंट से 3 महीने पहले यू बिकेम डीजी होमगार्ड्स, क्या हुआ ऐसा? व्हाट रियली हैपेंड? वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होता है, अच्छा, विच इज़ बिटवीन द पॉलिटिकल बॉस एंड यू, उसको डिस्क्लोज करना औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कोई चीज़ जो ब्लेटेंटली इलीगल हो, अगर आपसे कहा जाए, समथिंग टू डू विथ, आई विल से दैट नॉट विद द डिपार्टमेंट बट समथिंग टू डू विथ सोसाइटल प्रॉब्लम, लेकिन आप उसको भी इलीगल रिस्पॉन्स करते हैं कि मैं न करूंगा, और बल्कि जब तक मैं हूं मैं होने भी नहीं दूंगा। राइट, मैं होने भी, ओनली ऑप्शन इज टू रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम देयर, देन यू रिमूव द पर्सन एंड यू आर गिवन द ऑप्शन। एंड आपको कभी ये नहीं रहा कि मैं इस पद से हट जाऊंगा, ना कोई इस तरह का पद से आप हमेशा उठे रहे, लाइक पद ऑलवेज? तो ये रख लीजिए, जो पिताजी ने मुझे MIG का मकान दिया है जी, वहाँ रोज मेरा खाना बनता था। आज मैं DGP पोस्ट से मैंने ऑफिस अपना वो चार्ज दिया, और जिसको कहते हैं कि 12 घंटे भी फिर मैं DG निवास पे नहीं रहा। ज़्यादा सामान है, मेरा सामान मेरे घर में था, जा करके डिनर मैंने अपने इंदिरा नगर वाले मकान पे ही खाया फिर मैंने। तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आदमी चिपक जाता कि ये 5 एकड़ के बंगलों में और यहाँ रहे, इसका जो ग्लैमर है, तो उसके लिए हम समझौते करना मेरे मिजाज में है नहीं। ये मेरे मिजाज में ही नहीं। न मुझे आपका बंगला चाहिए, न मुझे आपकी पोस्ट चाहिए। जो तनख्वाह मिलती है वो राष्ट्रपति का चेक हर तारीख पहले को आ जाएगा, वो आपके बस का नहीं है कि आप उसको रोक सकें। सर, RG कार रेप केस पे हमने बात करी, वेस्ट बंगाल में जो पुलिस प्रैक्टिसेस हुई। एक और प्रदेश है जिसके बारे में हमेशा मुझे ये लगता रहा है कि मे बी दैट स्टेट नीडेड समवन लाइक यू, नीडेड अ डॉक्टर विक्रम सिंह, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। मैं कश्मीर अभी होकर आया सर, 4-5 महीने पहले होकर आया, पहले भी मैं गया हुआ हूँ कश्मीर। वहाँ पे पुलिस की जो भूमिका है
वो अक्सर अंडर अ स्कैनर भी रहती है। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अगर यूपी के बाद, यूपी में तो वॉज द वाइल्ड वेस्ट एज इट वॉज कॉल्ड एट दैट टाइम, गैंगस्टर्स एंड ऑल रीकिंग हैवक जब आप थे, बट जम्मू कश्मीर में सिटीजन्स को अपने साथ लेके चलना, फॉल्ट लाइन्स को कवर अप करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप कैसे देखते हैं सर, वहां पे पुलिस की क्या भूमिका हो सकती है, एंड वेयर डू यू थिंक वीव लैग्ड एज अ फोर्स इन JNK? We were never serious about controlling the law and order, especially from the days of late 80s to the 90s when the mass exodus happened. Correct. Do you think that exodus was possible and that carnage was possible, that mayhem was possible without the state connivance, both of the center and the state? Had anybody been serious, either the state or the center or the army or the police, that would not have happened. Therefore, the obvious conclusion, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जब वहाँ पर हत्याकांड, बलात्कार हो रहे थे और जब कश्मीर जल रहा था, आपने पीठ की, आपने टेररिज्म को एक इंडस्ट्री बना दिया। आप गंभीर होते, मैं फिर यही कह रहा हूँ, समय लगता, लेकिन आप इनको निस्तनाबूद कर सकते थे। वहाँ एक से एक अच्छे ऑफिसर्स रहे हैं, SP वैद रहे हैं, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, जो DGP कश्मीर पुलिस रहे हैं, जिन्होंने इनको टेररिज्म को नकेल कस दी है। लेकिन जो चीज़ 40 साल पकी है, उसको ओवरनाइट आप उखाड़ करने में कठिनाई आएगी, विशेषकर जब पड़ोसी देश प्रॉक्सी वॉर की पूरी तैयार की है। तो पुलिस का काम अकेले नहीं, फौज के साथ, जनता के साथ, जनता को हमको अपने साथ लेके चलना है। कश्मीरी बड़े प्यारे लोग होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं। मैं लेक्चर देने यदा कदा जाता हूँ, और एक बार आप लेक्चर देने 1 घंटे के लिए गए, ता-ज़िंदगी वो आपको याद करते हैं, ग्रीटिंग्स भेजते हैं और आज तक भेज रहे हैं उनकी। और मुझे कोई DGP साहब या डॉक्टर सिंह नहीं कहता है, अब्बा कहते हैं। ये उनकी मोहब्बत है वहाँ के बच्चे। आप एक बार कम्युनिटी पुलिसिंग करके देखें, और किसी भी युद्ध में सोसाइटी और पब्लिक आपकी तरफ रहे। इसीलिए मैं कहूँगा कि पुलिसिंग, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स, क्लीन हैबिट्स वाले पुलिस ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स जिनका जनता में विश्वास, जिस दिन आपको रिस्पेक्ट मिलेगी जनता से, आवाम से आपको इज्जत मिलेगी, आपका काम आधा पूरा हो गया। लेकिन अगर आप, हम अब छोड़िए उसको, लेकिन अगर हमारी इज्जत नहीं होगी, हमारी नज़र दूसरी होगी, मैं मिजाज और तबीयत से शौकीनी में हूँगा, तो आप मान के चलिए कि शराब गिरती कम है, फैलती ज़्यादा है। जी जी जी। आप लेक्चर्स की बात कर रहे थे, तो एक जगह और थी जहां आप लेक्चर देने गए थे, और आपकी प्रशंसा करने के लिए कई लोग खड़े थे, कुछ मीडिया कर्मी भी खड़े थे। मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश की। और एक विचित्र बात सामने आई। विचित्र बात ये आई सामने कि आपके ऊपर किसी ने शायद केस कर रखा था कि विक्रम सिंह जी ने मुझे मारा है, कुछ इस टाइप की वाक्या था, हत्या करी है या क्या है। जरा प्रकाश डालेंगे उस एपिसोड पे। ये 2013 शायद अगस्त की बात है जी। और इंडियन मुजाहिदीन बड़ा एक सशक्त संगठन हुआ करता था, चरमपंथियों का, टेररिस्ट का, जिन्होंने कोर्ट ब्लास्ट किए थे। कहाँ? लखनऊ, करेक्ट, फैजाबाद, तत्कालीन फैजाबाद, बनारस में भी, बनारस, लखनऊ। और ये बड़े शातिर बदमाश थे इंडियन मुजाहिदीन के। इन लोगों को पकड़ा गया, STF ने पकड़ा, इनका खूब इंट्रोगेशन हुआ। अच्छा, मैं तो रिटायर हो गया, DG पद से मैं हटा 23 सितंबर 2009 में। ये बात है 2013 की। वो कोर्ट से जा रहा था, जेल से कोर्ट, लू लग गई, और लू में वो संदेश होकर मर गया वो। अब जब मर गया तो लोगों ने कहा ये मौका अच्छा है, तो 40 कमांडोज STF के, ब्रिजलाल जो DG सिविल डिफेंस थे उनके खिलाफ, और मेरे खिलाफ, जिनको रिटायर हुए 3 साल से ऊपर हो रहा था, कि साहब इनकी मार से और इनके षड्यंत्र से, क्या नाम था उसका, शाहिद मुजाहिद शायद नाम था, शाहिद मुजाहिद नाम था, तो वो मर गया। इन्होंने इतना मारा था कि अब मरा है वो। और ऐसे ऐसे, और साथ ही साथ देखिए इत्तेफाक से इधर इन्होंने जोर लगा के FIR हत्या की लिखा है 302 की। तो पत्रकारों ने ये कहा कि मैं समझा कि शायद लेक्चर कुछ ठीक ठाक दिया है, बधाई देने आए हैं। उन्होंने कहा आपके खिलाफ तो हत्या का मुकदमा लिख दिया है। तो मैंने यही कहा भाई, एक बराक ओबामा है राष्ट्रपति अमेरिका के, वॉशिंगटन से बटन दबाएं तो 600 किलोमीटर दूर आदमी मार दिया जाता है ड्रोन से, और एक मैं हूँ ऋषिकेश में बैठ के बटन दबाता हूँ तो बाराबंकी में आदमी मर जाता है। बहरहाल हमने कहा ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं चाहूँगा कि FIR ही क्यों कर रहे हैं, फिर मुझे फांसी चढ़ाएं और हजरतगंज चौराहे पे फांसी चढ़ाएं। मैं तो वो पका हुआ आम हूँ, 288 नॉट आउट रहने के बाद आदमी के पास कुछ बचता नहीं है प्राप्त करने के लिए। तो 99 पे होता तो क्या, और 288 नॉट आउट हो तो क्या, आपके जो मन में कर दिए। लेकिन मेरे खून के चीटे आपकी राजनीति और आपकी पार्टी को भस्म कर देंगे। मुझे क्या करना, मेरे बच्चे शहीद की औलाद कहलाएंगे, मेरी पत्नी शहीद की बेवा कहलाएगी, क्या दिक्कत है मुझे? मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू, सर कढ़ाई में। खैर हमने कहा हम वो
चरमपंथी था, है और रहेगा, शायद कटिंग भी है अमर उजाला की कहीं होगी, जी, सभी जी, पेपर्स जी। में आया था। और मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है कि वो मरा, लेकिन एजिटेशन जीपीयू पे गिरफ्तार करो, और वहाँ पे एक्सरे प्लेट और फोटो बड़े बड़े वो आए क्वैक्स का, देखिए ये हड्डी जो टूटी थी ये विक्रम सिंह ने जब लठ मारा था, ये जब टूटी थी तो जो ब्रिजलाल ने लठ मारा था। तुम इतने नाख्वादा समझ रखा है। ये कहते हैं कि पुलिस की लाठी और भगवान की लाठी, इसके असर नहीं दिखाई पड़ता है, इसका परिणाम दिखाई पड़ता है। आपने लाठी तो काफी चलाई है सर, लाठी तो बहुत चलाई, बंदूक सब कुछ चलाया, सब कुछ चलाया है। और मुझे याद आता है एक वाक्या, मैं अगर सही हूं तो 1980 या 81 का, 81 अर्ली में शायद जी, 81 अर्ली में, और लाठी चलाने में आप इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए कि आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपको भी गोली लगी हुई थी, और जब आप पहुंचे तो आपको रियलाइज़ हुआ कि खून बहुत निकल रहा है। एंड आई थिंक उससे जस्ट पहले या उसके आसपास ही इटा में आपको बुलाया गया था, आप एसपी थे हमीरपुर के, वहां पर भी एक खौफ का मंजर था, दोनों ही जगह था, हमीरपुर में भी था, इटा में भी था। ज़रा उस दौर का बताइए, बिकॉज आई थिंक जो आपका जो एक लेजेंड बना सर, जिससे कि आप फेमस हुए हर जगह, एक फोक टेल स्टार्ट हुई आपके बारे में और एक खौफ का मंजर बना, वो आई थिंक 1980-81 के जो आपके लॉरेल्स थे, बोथ इन इटा एंड ये वाला जो एपिसोड मैंने बताया, उससे बहुत सॉलिडिफाई हुआ, उससे एक मैसेज चला गया सबको। जरा उस दौर के बारे में थोड़ा सा हमें प्रकाश डालें प्लीज। देखिए वो दौर था जब आपका फूलन देवी गैंग, मलखान सिंह गैंग, जी जी, मोहर सिंह गैंग, मुस्तकीम गैंग चलते थे, ऐसे जैसे चींटियां के झुंड चलती हैं। बीपी सिंगल साहब एडीजी थे, वो कैंप ही करते थे यहीं। अब वहाँ पर हमीरपुर में एनकाउंटर चल रहा था, लाठी का नहीं था, वो ऑटोमेटिक वेपन्स चल रहे थे रात में, और एलएमजीज चल रही थी, हमारी स्टेन्स चल रही थी ऑटोमेटिक, और 7.62 ऐसा नया इंट्रोड्यूस हुआ था, वो हम लोग चला रहे थे। हमारी 3 कैजुअल्टीज़ हो चुकी थी ऑलरेडी, और फ्रंट लाइन लीडरशिप अगर आप नहीं देंगे तो कर्मचारी साहब उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो जान हथेली पे लेके चले। हुआ क्या था कि एक बदमाश पक्के पे ऊपर तिमंजले पे था जी, और जो भी पुलिस वाला साथ जाता था ही यूज्ड टू शूट देम। तो एक आदमी सीढ़ी से जा रहा था पॉइंट ब्लैंक, फिर हमने कहा कि छत पर जाओ और छत पे छेद करके ग्रेनेड डालो। वो बड़ा होशियार था, हमें लगता था कि एक्स आर्मी मैन रहा होगा। वो चुपचाप बैठा रहा, जब छत हम लोग ग्रेनेड डाल रहे थे तो ही फायर्ड द बक शॉट। हम लोगों ने ग्रेनेड, वो तो मर ही गया, लेकिन जो ग्रेनेड जा रहा था तो तीसरा कर्मचारी हमारा, वो हेड कांस्टेबल था, वो भी शहीद हुआ। अच्छा, 3 लोगों की लाश उठा करके जब आप ले जा रहे हैं गाड़ी में, तो आपको रात के अंधेरे में यही आभास नहीं होता, पूरा बदन दर्द में है, और आप उस जैसे कहते हैं कि एड्रेनलिन में होते हैं कि आपको कोई चीज़ आभास नहीं होती है। ये भी होता है कि मरना है तो मर ही जाए, लेकिन आज इनको बचा लें जो घायल हैं, कि वो 3 शहीद जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचा दें। खैर घर आए, बदन टूट रहा था, तो हमने कहा चले अब चेंज कर लें। तो मिसेज ने कहे तो बहुत इसमें खून लगा। हमने कहा जिनकी लाशें उठा करके लाए थे तो इन्हीं का खून लगा है, और जब उठा देखा तो यहाँ पर तो मालूम पड़ा कि लो थोड़ा बाहर आ रहा है। और ये तो आपको भी लगी, तो क्या सीएमओ को फ़ोन किया, सीएमओ ने तुरंत सर्जरी की, बेड रिडन रहा और फिर ठीक भी हो गया। तो ये था। उसके बाद जो आपने बात की है, एटा में नथुआपुर कांड हुआ था, थाना अलीगंज जी, और छबीराम गैंग चलता था जिनको नेताजी कहते थे, करेक्ट, और उसके पास बड़े ऑटोमेटिक वेपन्स थे आर्मी के लेवल के। आई थिंक 11 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके, इंस्पेक्टर राजपाल सिंह और 11 पुलिस, पूरा थाना मार दिया गया था, एक भी नहीं बचा था जी। इंटायर थाना वॉज वाइप्ड आउट। ही आउटफ्लैंक्ड, छबीराम आउटफ्लैंक्ड द पुलिस पार्टी, और दिन दहाड़े 11 को शहीद किया। खैर उसके बाद ऐसा टेरर था पुलिस में, मनोबल गिरा हुआ था, जिसको कहते हैं कि चप्पल पहन के क्यों चले गए। फिर कहीं खबर आती थी कि साहब नेताजी का गैंग है, छबीराम का है या महावीरा का गैंग है। अच्छा, तो लोग पहले पूजा पाठ करते थे, फिर वर्दी पहनते थे, फिर पता नहीं कैसे एक आध टायर की हवा निकली रहती थी, उस टायर को ठीक करते थे, और फिर पूछते थे गैंग है ना, सब गैंग तो अब निकल गया। तो सारा डिले, आई डोंट ब्लेम देम, जो टेरर और जो खौफ उनकी आंखों में दिखाई पड़ता था। फिर उसके बाद फिर रीस्ट्रेटेजाइज करके अच्छे लोगों को, वॉलंटियर्स को लेकर के, एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैड अ वेरी गुड टीम। डिप्टी एसपी अमर सिंह, इंस्पेक्टर रामचरण सिंह, और मैनपुरी में सुकरन पाल सिंह जी, ये तमाम लोगों ने मिल करके कहा ये वो थे जिनको इनकाउंटर से जब हम जाते थे, तो इंस्पेक्टर रामचरण सिंह अभी जिंदा हैं, जो कि बिल्कुल फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स के बिल्कुल विपरीत। वो इंस्पेक्टर, मैं एसएसपी एटा, वो खड़ा होकर के सिगरेट जला के मेरे सामने
हम कहते हैं इंस्पेक्टर साहब नीचे लेट जाओ, ये तुम कैसे जाओ, मार दिए जाओगे। तुम सर अपनी खैर मनाओ, हमारी फिक्र छोड़ दो, हमको दिखाई पड़ तो जाए कहाँ पे कोई आहट हो रही है। फेयरलेस बिल्कुल, सिगरेट मुंह में, और दैट गोज टू शो द ब्राविडो की एसएसपी के सामने सिगरेट, और वो भी बीच रात में। तुमको अपनी जान की भी परवाह नहीं, हमारी पोजीशन भी तुम आउट करोगे। लेकिन इनकाउंटर में ये सब मिसडिमिनर्स चलते हैं। जी, मैं चलता नहीं कहूँगा, लेकिन होना नहीं चाहिए। फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स के मुताबिक बिल्कुल गलत है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब थके हुए थे 8 घंटे गोली चलाने के बाद, ही नीडेड अ ब्रेक। उन्होंने कहा, और ये कि मैं अपने एसएसपी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसे सिगरेट पीऊंगा तो यहीं पीऊंगा। ये स्पिरिट आप देख लीजिए। फिर सक्सेसफुल एनकाउंटर्स, एक के बाद एक सब मारे गए। पोथी, महावीरा, शिवराज, नेक्से, जितने थे सब एक एक करके मारे गए। कितनी किससे असर रहे पूरे जीवन में, मैं अगर कहूँ 36 साल की आपकी सर्विस रही, ऐसे ऐसे सहयोगी रहे, मतलब ये यादें जब आप बैठते होंगे आज भी, क्या पुराने कलीग से बैठ के लुकिंग बैक ऑन दोस डेज मोमेंट्स आते हैं? डू यू मीट देम रेगुलरली नाउ? काफ़ी साथी बिछड़ गए, काफ़ी साथी कहीं और निकल गए, बैठते हैं आप लोग, मिलते हैं आपस में, आप कैसा रहता है? बिल्कुल सही है। देखिए, बिछड़े तो यूँ नहीं, क्योंकि जिसके साथ खून बहाया है, जिसके साथ ये नहीं मालूम था कि मैं जाऊंगा या मेरी लाश जाएगी, उसको आप भूल कैसे सकते हैं? जी, जी। उनसे संपर्क में हूँ, बातचीत होती है। ये सही है कि कुछ अब गुजर गए, अमर सिंह साहब गुजर गए, जी, आधे से ज़्यादा लोग गुजर चुके हैं। जी, मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ, लेकिन रामचरण सिंह साहब हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इसके अलावा और भी जो बहादुर अफसर यूपी पुलिस के हैं, डॉक्टर R.K. राठौर हैं, रिटायर्ड, लखनऊ में रहते हैं। और इसी तरीके के जो ऑफिसर्स, उनसे मैं निरंतर संपर्क में हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा अपना है, और जब मौका मिलता है तो हम लोग मिलते ज़रूर हैं। एक उदाहरण मैं और दूंगा, मैं डीजीपी, क्योंकि फिर बात अधूरी रह अरे नहीं सर, वी आर ऑल, इट्स एन ऑनर, आप बोलते रहिए, हम लोग तो बैठे ही हैं इसी चीज़ के लिए, बताइए प्लीज़। आपको याद होगा ददुआ ठोकिया इनकाउंटर, जब मैं डीजीपी था। जी 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 जी। और लोग मीडिया पीछे पड़ गया, कब होगा कब होगा कब होगा। तो मुझे भी चुप होना गया कि जब होगा तो हम बता देंगे। लेकिन मैंने कहा कि हम लोग गए, टॉप ऑफिसर्स हमारे गए हैं। लेकिन जब इनकाउंटर कुछ घंटे चल गया, नहीं मिला, तो चौपर पे हमने कहा कि 2 हमारे टॉप ऑफिसर जबकि इनकाउंटर में नहीं जाते हैं, ब्रिजलाल जो आज सांसद है वो भी गया था, और सुशील कुमार सिंह आईजी और VK गुप्ता आईजी, ये चौपर से गए। ये गए, इनकाउंटर कामयाब हुआ। चौपर में जब हमने कहा भाई हमको बताते रहना, कि क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी थी नहीं, फ़ोन था नहीं। दोनों को गन शॉट इंजरीज हुई, सुशील कुमार सिंह को भी और वो भी। तो हमने पूछा VK से क्या हालचाल है। उनका, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इनकाउंटर सफल रहा, मेरी इंटेस्टाइन्स बाहर आ गई, तौलिया लगा करके मैं इसको पकड़े हूँ। तो सर अगर कुछ हो जाए तो मोनिका का ख्याल रखिएगा, यानी मोनिका उनकी वाइफ। तो खैर हमने कहा SGPGI में ही चॉपर उतरेगा। तो डायरेक्टर ने कहा चॉपर यहाँ नहीं उतर सकता। हमने कहा चॉपर अब यहीं उतरेगा, और जितने डॉक्टर्स हैं सब लाइन अप हो जाए। ऑफिसर सब आए, फिर सब आए, वहीं सर्जरी हुई। अब ईश्वर की कृपा से दोनों बच गए। सो आई मीन, ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग, जो उस समय जो गुजरती होगी, आखिरी लम्हों में जो बातचीत होती होगी, लोग जब कहते होंगे हमारे परिवार का, एंड देन अ सेकेंड लाइफ जब मिल जाती है, जब सेकेंड लाइफ मिलती है तो वो ईश्वर की कृपा, ग्रैटिट्यूड ईश्वर का, सिर्फ ग्रैटिट्यूड। लेकिन इनके बहादुर, मैं उनके अगर जज्बे को मैं सलाम न करूं, उनके परिवार को सलाम, उनके माता पिता को चरण स्पर्श न करूं, तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। सुशील कुमार सिंह और VK गुप्ता। एंड टू बी फियरलेस सर, उस समय भी इनको गम नहीं, किसी गम बात नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं था कि इंटेस्टाइन बाहर आ रही है। ये नहीं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। और आज भी उनके जो छर्रे हैं उनके बदन पे लगे हुए हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स आज भी दोनों का है। ये बहादुरी यूपी पुलिस की। और आपसे कहा भी तो ये कहा कि भाई उनका ध्यान रख लेना, ये नहीं कहा कि अरे मैं जा रहा हूँ या कोई इस बात पे नहीं गम है। और वो बाद में कहा, पहले उन्होंने का इनकाउंटर हो गया, सब बिल्कुल ठीक है, चॉपर में बैठ गए हैं, अब रोटर चलने वाला है। मैंने कहा तो सर जय हिंद कर लूँ, और फिर ये बताया बाद में, इसको कहते हैं शौर्य, रॉ करेज। आप आज बहुत स्टूडेंट्स के बीच जाते हैं, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर हैं, यू मीट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यू टीच देम। ये किससे सर, ये एनेक्डोट्स आप उनसे शेयर करते हैं, कैसा रहता है सर आज की डेट में? यू सी दिस शौर्य गोइंग फॉरवर्ड, हाउ डू यू सी दिस नेक्स्ट जनरेशन कमिंग अप? क्या ये शौर्य आज आप उनमें देखते हैं? मैं तो चाहूँगा और आपकी आवाज़ को और बल मिले, और लोगों तक पहुँचे, बट हाउ डू यू सी योर इंटरेक्शन? द न्यू जनरेशन, आई सैल्यूट द न्यू जनरेशन,
I see God in their eyes. They are very pure, so gifted, so talented. Everything is going their way. India, the land of opportunities. I would have been very lucky if I could have got a schoolmaster's job if I had not joined the police. आज बच्चों के सामने तमाम रास्ते हैं, बस यही समस्या आ गई, यही समस्या आ गई। प्रमाद, a life of luxury, आराम। मैं बच्चों से कहता हूँ कि अपने अंदर का स्टील, bring out the steel in yourself. और हमारे यहाँ जो आशय, तू कुदाल बन, ये नहीं कहते कि तू राजा बन, तू कुदाल बन के रास्ते में कोई व्यवधान आए तो खुद तोड़ करके आगे बढ़ जा, चरवेती चलते रहो। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि कोई तुम्हारी राह की रुकावट न बन सके। एक चीज़, आजीवनम ज्ञानवर्धनम, जीवन पर्यंत ज्ञान हासिल करो। अगर तुम्हारा चांसलर, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ किताबों के ऊपर निवेश करता हूँ, रोज़, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ता हूँ, तो बच्चों तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी है, स्वाध्याय, व्यायाम और सात्विक जीवन। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ, क्योंकि ये जंक फूड हम भी खाते थे, ऐसा नहीं कि चाट नहीं खाते, उस ज़माने में पिज़्ज़ा तो होता नहीं था, चाट और कुल्फ़ी ही जंक फूड होता, खाते थे, लेकिन कब, महीने में एक बार, रोज़ नहीं। दूसरी चीज़, शराब का टेस्ट आज भी मुझको नहीं मालूम कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, कुछ सवाल ही नहीं उठता है। जी। मैं बहुत बूढ़ा हूँ लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ कि मैं सर बहुत जवान है आप। हम इस जगह पे, और जितने हमारे व्यूअर्स हैं, सबसे ज़्यादा जवान दिल आप ही हैं, इसलिए प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। हमारे लिए आप जवान दिल हैं। एंड मेरा हमेशा मानना होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो बूढ़े नहीं होते सर, दे बिकम वाइजर, एंड दैट इज द करेक्ट वर्ड फॉर यू। सो यू हैव टर्न्ड वाइजर, दैट इज हाउ आई वुड लाइक टू बिलीव। जी, आई वाज कमिंग बैक टू कि इवन नाउ आई कैन डू मोर पुशअप्स देन द वन ऑफ द फिटेस्ट दैट यू आर। आई एम श्योर अबाउट इट। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों, आप रोज वर्कआउट करते हैं, मैंने आपका वर्कआउट वीडियो देखा, रोज वर्कआउट करते हैं। 3 बुक्स आपने लिखी हैं, 4 बुक्स लिखी हैं। पीएचडी आपने करी एनवायरमेंटल साइंसेस में, जी, करेक्ट, विच इज अ वेरी न्यू डायमेंशन, विच इज अ वेरी मॉडर्न साइंस, अगर मैं इसको साइंस एग्जैक्टली कहूँ तो। एंड यू आर द चांसलर ऑफ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वेयर यू आर टीचिंग पीपल। मतलब आप फुल फ्लेज्ड कोर्सेज पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, नॉट जस्ट कि आप गेस्ट लेक्चर्स दे रहे हैं। एंड टेलीविजन डिबेट्स, आई थिंक यू आर डूइंग 4, 5, 3, 4 तो डिबेट्स आपकी होती हैं, बिल्कुल होती 3-4 डिबेट्स होती हैं ऑन अ डेली बेसिस। उन पे यू आर सेटिंग द नैरेटिव, इंस्पायरिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। व्हाट कीप्स यू गोइंग सर? ये क्या मतलब, ऑफ कोर्स आपने बताया माता पिता का आशीर्वाद रहा, उनकी सीख रही, आज आप क्या सीख कर रहे हैं, या आपका एम, मतलब स्पिरिचुअली भी अगर मैं बात करूं, व्हाट कीप्स यू गोइंग, व्हाट कीप्स यू टिकिंग? ध्यानम शरणम गच्छामि। Meditation is the inner powerhouse that keeps you going. You may not get food. You will last for 24 hours. But if you don't do meditation, you will not last long enough. Meditation keeps me going without food, water, sleep for days together. आप कितना करते हैं सर मेडिटेशन? लाइक सुबह? Twice a day, 20 minutes. Twice a day, 20 minutes each. And ये हैबिट कब से पड़ी आपको? ये बचपन से थी? बचपन से थी. Even when meditation and all इतना propagated नहीं था, लोगों को मतलब नहीं पता था इन सब चीज़ों का. In class 8, Raj Yoga by Swami Veth, to your readers I would recommend, those who are interested in meditation, pranayam, please read a very small book, not costing more than 15 rupees, available at all Ramakrishna Mission outlets. Raj Yoga by Swami Vivekanand. Half is Patanjali Yoga Sut. Please go. My father gave it to me when he saw a little of Western influence in me. Ki son, invest just 3 hours on this and see if your life does not change. And life did change. I have not read anything else thereafter. Raj Yoga, complete works of Swami Vivekanand, Gospel of Swami Ramakrishna Paramahansa, and Peace of Mind by Joshua Liebman, Sadhana by Swami Shivanand. Then you will be... You've had a very complete, मैं अगर जर्नी की बात करूँ, a very complete, beautiful journey. Any regrets इसमें? वैसे तो आई डोंट थिंक कोई स्थान है, इतनी खूबसूरत जर्नी होती ही नहीं है किसी की, और अभी भी टचवुड आप चलते जा रहे हैं और चलते जाएंगे। मेरा मानना है अभी बहुत साल आपको, हम सबको इंस्पायर करना है। बट एनी रिग्रेट्स, एनीथिंग कि काश ये और होता? जैसे आपने एक बताया कि आई विश आई वॉज सर्विंग द पुलिस व्हेन योगी जी वॉज द CM. एनी अदर रिग्रेट्स, एनी अदर थिंग जिसका रीडू मैं कर सकता, कुछ भी है ऐसा? रिग्रेट्स तो छोड़ दीजिए, मैं तो समझ रहा हूँ कि भगवान ने ऐसा क्या देखा इस गुनहगार में कि वक्त से पहले और उम्मीद से करोड़ों गुना ज़्यादा दिया। मैं इसका हकदार नहीं था. I did not deserve so much. No regrets. To the contrary, immense sense of gratitude to the Almighty and my parents. And do you believe, sir, like rebirth में आप बिलीव करते हैं क्या? आप करते, अगर रीबर्थ हो, आपका रीबर्थ हो, अभी 20 साल बाद होगा, तो
how do you see, मतलब would you want to be Dr. Vikram Singh all over again? Do you want to live this life? या आप क्या सोचते हैं? Where would you want to be? Somebody from HBO, is it a channel? HBO. Yeah. They were doing a show on Arushi murder case. Arushi murder case, correct. So they asked me the same question. Acha, With what you have gone through, I'm sure you would never like to be a police officer again if there is an afterlife. Okay. Listen to me very, very carefully. If there is an afterlife, God, please make me an IPS officer and give me UP card. Ladies and gentlemen, that is Dr. Vikram Singh. हर बार जब जन्म लेंगे इसी यूपी पुलिस की सेवा करना चाहेंगे. Led by example, the most decorated IPS officer as per the Limca Book of Records, an absolute honor, an inspiration, and a legend. Thank you so much.